what do you think is the impact of AI on agency model right now? So AI से जो लोग भाग रहे हैं, I think they will face a lot of issues. If you are selling the same old, same old services that you were selling 2 years back, I don't think that you'll be able to sustain in the market for a very long time. AI has a very big impact in agency niche. मेरी एजेंसी का यार काम बहुत हद तक ऑटोमेट हो गया है, बहुत हद तक. Agency owners के next big opportunity would be to create customized AI agents for just agencies itself. मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ कि अंडरस्टैंड कि यार आपकी जो ऑडियंस है वो है कहाँ पर. अगर कोई फ्रीलांसर है और उसको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, भाई मेरा आंसर ये है, पहले तो खोलनी नहीं चाहिए. बहुत लोग 3-4 महीने 5-6 महीने यही डायलेमा में रहते हैं कि मेरा परफेक्ट नीश कैसे चूज करें. मेरे हिसाब से तो सही बताऊँ नीश डिसाइड ही नहीं करनी चाहिए. एंड व्हाट इज द राइट फ्रेमवर्क ऑफ क्रिएटिंग ऑफर्स. भाई अगर पैसे कमाने हैं तो तुम इतना पैसा कमा लोगे जितना कोई नहीं कमा सकता. So guys, what do you think is the impact of AI on agency model right now, and do you think is agency model relevant to 2025? क्योंकि अभी सारी चीजें AI automate कर रहा है. So what are your thoughts? Definitely impact पड़ा है, but then I think positive impact है. That's what I feel actually. Because अगर कोई नई चीज़ आती है मार्केट में, उसको अच्छे तरीके से सही डायरेक्शन में लेवरेज कर सकते हैं हम लोग, then it will increase your productivity and your revenue at in the last. ठीक है. So AI से जो लोग भाग रहे हैं, I think they will face a lot of issues if they are not able to integrate. If you are selling the same old same old services that you were selling 2 years back, I don't think that you'll be able to sustain in the market for a very long time. So it has impacted, but then if you can leverage it in the correct direction, I feel कि it will be in the positive side. तो यार मेरे को भी लगता है AI का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. We will see a lot of one person companies because you'll realize कि बहुत सारी चीज़ें one person कर सकता है with the use of AI, right? And a lot of it would depend on your distribution because distribution would be something जो AI नहीं ला सकता. It is something very human to you, right? अब आप AI अवतार से कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो? It is if you have a distribution in the future, right? You can use AI in any extent. If you don't have, your value is $20, which is equal to ChatGPT. सो मुझे ऐसा लगता है कि यार AI एक ऐसी चीज़ है ना जिसको आप सब अपनी एजेंसी में इंटीग्रेट करो. अभी AI के आने के बाद में फॉर मी मेरी एजेंसी का यार काम बहुत हद तक ऑटोमेट हो गया है, बहुत हद तक. अभी हमने क्या कर रखा है कि यार लीड स्क्रैपिंग के लिए वी हैव क्रिएटेड अ पर्टिकुलर वर्क फ्लो. हमारे एवरी सिंगल रिप्लाईज हैज़ बिन ऑटोमेटेड. तो हमारे जितने भी रिप्लाईज हो रहे हैं वो भी AI एजेंट्स के थ्रू रिप्लाईज हो रहे हैं. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार AI हैज़ अ वेरी बिग इम्पैक्ट इन एजेंसी नीश, और कोई भी नीश में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. लेकिन तुम्हें इसको समझना पड़ेगा और इसको जस्ट तुम अभी अगर वेग तरीके से यूज़ कर रहे हो ना, इफ़ यू आर जस्ट यूजिंग ChatGPT या जस्ट आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें लूज़ कर रहे हो. तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको ना बहुत अच्छे डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. हमें यही नहीं पता अभी कि यार हम AI को एक्चुअली में कैसे यूज़ करें. तो दैट इज़ अ थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन. तो भाई मेरे हिसाब से AI के 3 पार्ट में डिवाइड करके यूज़ करना चाहिए. पहले लीड जनरेशन, जिसमें हम AI एजेंट्स बना सकते हैं स्क्रैपिंग, बात करने के लिए, पूरा ऑटोमेट करने के लिए. तो उसको AI का यूज़ हम हर तरीके से कर सकते हैं, चाहे हमारी कोल्ड आउटरीच हो, एड्स हो, हर तरफ AI एड्स हो, हर चीज़ में हमारा वो पार्ट यूज हो जाएगा. सेकेंड है सेल्स प्रोसेस. जब हमारी सेल्स प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हम AI से रिमाइंडर्स भेज सकते हैं, हमें AI से उनसे क्वालिफिकेशन राउंड कर सकते हैं. ठीक है, इतना AI क्वालिफाइड नहीं हो कि सेल्स कॉल पे भी उसे कन्वर्ट कर पाए, बट उससे पहले हम सारे स्टेप्स AI से कर सकते हैं. थर्ड पार्ट इज ऑपरेशंस. ऑपरेशंस में जितने भी आपको लगता है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ. जब मेरी एड्स की एजेंसी थी, अब भी है खैर, उसमें मेरा AI के थ्रू इतना ऑटोमेटेड है कि मुझे 10 क्लाइंट संभालने के लिए भी एक बंदे से काम चल जाएगा. मेरा 10 क्लाइंट एक ही बंदे से काम चल जाएगा. वो भी ना मैं अकेले बैठ के कर लूँगा. इतना आसान है मेरे लिए काम कि मेरे पास क्रिएटिव है, एड लॉन्च करना है, AI के थ्रू सब हो जाएगा. तो अगर आप एजेंसी में ईजिली कर सकते हैं, जैसे जॉन्टी भाई ने कहा था, तो स्केलिंग इज मच ईजियर. मैं एक टाइम पर 4 लोगों के साथ 20 लाख रुपए रेवेन्यू पे पहुंच गया था सिर्फ एड्स वाली सर्विस पे. अब मुझे भी लग रहा था भाई हो क्या रहा है, मुझे लोगों को हायर करना चाहिए. मुझे ये फील हो रहा था कि मैं कमा रहा हूँ, हायर करना चाहिए, बट उस टाइम मुझे कोई हायरिंग की जरूरत नहीं थी. जो लोग मैंने हायर करा मेरे किसी काम के नहीं थे, वो उनको मुझे कहीं और ही डालना पड़ा. तो दिस इज अ प्रोसेस कि आपको AI को 3 पार्ट में डिवाइड करके सोचोगे कि कहाँ मुझे घुसाना है, कैसे घुसाना है, कौन से टूल यूज करना है, और रोज नई नई चीज एक्सप्लोर करते रहोगे AI में, तो यू कैन ग्रो. अगर आप सिर्फ ये सोचोगे ChatGPT स्क्रिप्ट बना लेना AI के यूज है, तो वो नहीं है. आपको पूरे एक से दूसरे को जोड़ते हुए पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा.
उसी से आप अल्टीमेटली ग्रो करोगे, और वो एआई का एक सही यूज है, ना कि चैट जीपीटी। अगर कोई फ्रीलांसर है और उसको अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी है, सो व्हाट डू यू थिंक इज अ राइट टाइम एंड व्हाट इज अ राइट अमाउंट कि मैं महीने के 1 लाख जनरेट कर रहा हूँ, 2 लाख जनरेट कर रहा हूँ, तो मुझे अपनी एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए? जब कोई एजेंसी स्टार्ट करता है, राइट, in my opinion, you don't have to invest anything. Okay. You can just get started immediately with your Gmail. Start sending cold emails. कैसे ईमेल्स भेजते हैं, एवरीबडी नोज, सभी लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग उसके बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। एंड अगर उसमें से सही तरीके से लोग अप्लाई करना शुरू कर दें, देन इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील टू क्लोज योर फर्स्ट क्लाइंट यूजिंग योर जीमेल कोल्ड ईमेल। अगर आप 10 ईमेल डेली भेज रहे हो, सो वहाँ से रिप्लाईज आते हैं, और अगर सही तरीके से आप अपना बैकअप प्लान रेडी रखे हो, सेल्स कॉल वगैरह कैसे लेना है, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इवन इन माय प्रोग्राम्स, मतलब जो मैं लेता हूँ, आई डोंट एडवाइस पीपल कि आप जाओ एंड यू नो सिंपली इन्वेस्ट मनी, एंड आपको पता ही नहीं कि इन्वेस्ट कर दें उसके बाद करना क्या है। गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, हैव दैट कॉन्फिडेंस, देन री इन्वेस्ट दैट मनी। दैट इज व्हाट आई डिड, दैट इज हाउ आई ग्रू। ठीक है, सो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी शुरू में। दैट इज हाउ आई ग्रू माई बिजनेस, एंड दैट्स व्हाट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद। सेकेंड थिंग, व्हाट आई बिलीव, कब जाना चाहिए एजेंसी मॉडल पे। पीपल आर सो फॉन्ड ऑफ कॉलिंग देमसेल्फ एज सीईओ कि भाई मेरे को बस एजेंसी ओनर बन के सीईओ का टैग लगा के लिंक्डइन पे चिपका देना है कि आई एम द ओनर ऑफ दिस। भले उन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें बस लगता है कि कोल्ड ईमेल से क्लाइंट्स ला लेना ही एक एजेंसी मॉडल है, विच इज नॉट ट्रू। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग दैट हैज टू बी हैंडल इन द बैक एंड, करना पड़ता है। सो मेरे हिसाब से व्हेन यू आर नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि आप क्लाइंट लाने, इनफ्लो लाने, आप बिजनेस ग्रो करने में यू आर प्रो नाउ। आई मीन यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि आप क्लाइंट्स ला सकते हैं, क्योंकि तभी आप डेलीगेट करेंगे कि आप अपने टीम को, जिसको भी आप हायर करोगे, वो आप हायर कर लिए एंड यू आर नॉट एबल टू पे देम, लेट्स से अगर वो फुल टाइम है तो, अगर वो पार्ट टाइम है तो उन्हें कांस्टेंट प्रोजेक्ट्स चाहिए। सो उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। आई बिलीव अगर आप अपने लीड जनरेशन मेथड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और उस पॉइंट पे ले जा सकते हो कि यू कैन जनरेट लीड्स फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस और द बिजनेस दैट यू आर इन, at that point of time you are in a position where you can expand, start delegating work, getting proper people in your team, and start your own company. Okay, जिसको आप, and I believe I have recently seen कि मैंने अपनी कंपनी को बहुत भयंकर तरीके से हायरिंग में वो लगा दी था। मेरे पास 30 लोग हो गए थे, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि नो, दिस इज नॉट द राइट वे। ओके, रादर देन हैविंग 30 पीपल, हैव 15 पीपल, डबल देयर सैलरी, एंड उनसे आप क्वालिटी काम कराइए, रादर देन कि आप उनको कम पे करके ज्यादा लोगों को आप रखो। सो दिस वाज वन मिस्टेक दैट आई वाज डूइंग इनिशियली। तो मैंने अपने कंपनी साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, विच वाज अगेन अ हेडेक। तो वो जब काम करते करते पता चलता है कि नहीं, 30 लोग को मैनेज करने से अच्छा है कि 15 लोग को आप मैनेज करिए, गिव देम हाई सैलरी, तो वहां से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, टीम क्वालिटी बढ़ती है, एंड हेंस योर रेवेन्यू ग्रोस। सो स्टेप बाय स्टेप है, पहले पहला क्लाइंट लाइए, फिर उसके बाद दूसरा लाइए, फिर समझिए कि कैसे लीड जनरेशन, एंड लीड जनरेशन एज साहिल भाई टोल्ड कि आपको कोर प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अवेयर कि प्रॉब्लम क्या है, लीड नहीं होगा, यू कैन नॉट सॉल्व दैम, ना। सो या दैट्स व्हाट माय अप्रोच इज। आई वुड से अगर आप 0 से 1 आ चुके हो, राइट, सबसे पहली चीज़ तो है हैव योर पर्सनल ब्रांड। ठीक है, पर्सनल ब्रांड कुड बी, अगर आप वीडियो एडिटर हो, सिर्फ अपने फाइनल आउटपुट्स डालो, राइट। प्रतीक का अप्रोच काफ़ी अच्छा है ईमेल्स का, बट अगर आप ये देखोगे कि रादर देन गोइंग टू समवन कि मैं ये सर्विस देना चाहता हूँ, हैव अ अप्रोच वेयर दे कम टू यू फॉर योर सर्विसेज, राइट। अगर आप किसी भी प्रकार का कंटेंट डालते हो तो यू विल अट्रैक्ट पीपल, राइट, तो हैव दैट अप्रोच। दूसरी बात, एजेंसी ओनर, मैं तो जो बिलीव करता हूँ इज़ नथिंग इन अ वे वेयर यू वांट टू बिकम अ एजेंसी ओनर, तो आप बनते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक एजेंसी खुद ही बन जाती है। मैं किसी इंटेंट से मैंने एजेंसी नहीं चालू की थी कि मैं एजेंसी ओनर बनने जा रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा काम आया, मैंने लोगों को हायर किया, अल्टीमेटली मुझे पता चला यूट्यूब से कि वो एक एजेंसी है। देखो, मेरा अप्रोच इसमें ऐसा है कि रेदर देन जस्ट डूइंग आउटरीच एंड रेदर देन जस्ट क्रिएटिंग कंटेंट, लेट्स मिक्स बोथ ऑफ देम, उसको मिक्स किया जाए। अब मिक्स अपन कैसे कर सकते हैं? अब मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि जब मैं लोगों को आउटरीच करता हूँ तो उनको पता ही नहीं है कि मैं हूँ कौन, वो मुझे जहाँ जानते हैं ना पहचानते हैं, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट मी, लेकिन मैं लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, दैट इज़ अ गुड थिंग कि आई एम रीचिंग आउट टू द पीपल, बट मैं वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। तो हमने अब क्या करना शुरू किया है कि वी हैव बिल्ड लॉट ऑफ प्री सेल्स एसेट्स,
कि जब हम लोगों तक रीच आउट करते हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, हम उनको रेदर देन जस्ट सेंडिंग अ फॉलो अप कि हे हैव यू सीन माय लास्ट ईमेल या समथिंग लाइक दैट, मैं उनको अपने एसेट्स भेजना शुरू करता हूँ. आई सेंड देम माय यूट्यूब चैनल विद अ पर्टिकुलर वीडियो कि इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हैव अ लुक ऑन इट. आई सेंड देम अ VSL, आई सेंड देम अ प्रॉपर एसेट्स जो मैंने बनाए हैं. इट कैन बी अ PDF, इट कैन बी स्पेशली द यूट्यूब वीडियोज एंड इंस्टाग्राम वीडियोज एंड अ VSL. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, उसको अपने यूट्यूब चैनल पे भेज रहे हैं, वहां से ट्रस्ट बिल्ड करवा रहे हैं, एंड देन वो रीडायरेक्ट करके मेरे पास कॉल बुक पे आ रहा है. और जब वो मेरे साथ में कॉल बुकिंग कर रहा है तो मेरे को बहुत ही ज्यादा इजी हो रहा है उनको क्लोज करने के लिए, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी सीन माई वीडियोज, दे ऑलरेडी नो मी, दे हैव ऑलरेडी सीन माई VSL, दे हैव ऑलरेडी सीन कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूँ, व्हाट इज माई ऑफरिंग, व्हाट इज माई सर्विसेज. एक और चीज मैंने नोटिस की है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो बंदा कॉल्स पे बैठ रहा है, जैसे कि यार मेरी एजेंसी है, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि चेतन इज गोइंग टू सिट ऑन अ सेल्स कॉल, लेकिन मैंने लाइक जॉन्टी भाई के किसी बंदे को वो कर दिया है, मैंने मतलब क्लोजर के हिसाब से रखा है कि वो हमारे साथ क्लोजिंग्स करेंगे. तो बिफोर गेटिंग ऑन अ कॉल मैं जॉन्टी भाई के साथ में एक वीडियो बनाकर उनको भेजूंगा, मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ प्री बिल्ड वीडियो, एक छोटी सी वीडियो होगी कि हे आई एम चेतन, आई एम डूइंग दिस दिस दिस, जॉन्टी इज वर्किंग विथ मी एंड जॉन्टी इज गोइंग टू बी सिटिंग ऑन अ कॉल विथ यू. तो ऐसे करके उससे भी बहुत ज्यादा हमें ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, बिकॉज पहले क्या होता था कि जब भी हम सेल्स कॉल पे जाते थे तो पर्सन वाज उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चेतन इज गोइंग टू बी ऑन द कॉल, बट हु आर यू. तो अब ये वाला ऑब्जेक्शन भी खत्म हो गया. तो इन दोनों चीजों को मिला दो यार और बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट बिल्डिंग कंटेंट एंड स्टार्ट डूइंग आउटरीच एट द सेम टाइम. द थर्ड थिंग इज फॉर अ बिगिनर एजेंसी ओनर, आप क्या कर सकते हो कि यार आप कंटेंट बनाओ एंड थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम पे पुश करो. देयर इज नो स्पेसिफिक अमाउंट कि मैं इतने अमाउंट तक 1 लाख तक पहुंचने के बाद एजेंसी शुरू करूंगा, 2 लाख तक पहुंचने के बाद एजेंसी शुरू करूंगा. ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट ही नहीं है. जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि यार अब काम मेरे से नहीं हो पा रहा है, अब आई नीड अ टीम, दैट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एन एजेंसी. व्हेन यू थिंक यू नीड अ टीम, अभी तुम बस सोच रहे हो, तुम्हारे पास जोश आ रहा है, तुमने कोई यूट्यूब वीडियो देख ली, उससे एजेंसी शुरू नहीं होगी. जब मुझे फील हुआ था कि यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मुझे टीम चाहिए, तो मैंने टीम बिल्ड की. सो दैट इज व्हाट आई थिंक. भाई मेरा आंसर ये है, पहले तो खोलनी नहीं चाहिए. सबसे पहले लिटरली अपने आप को समझो, नीड टू अंडरस्टैंड मैं हूं क्या. अगर मुझे गोल अलाइन कर दो ना, मेरे गोल है 5 लाख रुपए कमाना महीने के, किसी का भी, किसी का 2 लाख है, किसी का 1 लाख है, पहले अपना गोल अलाइन कर लो. हाँ भाई मुझे इतना पैसा कमाना है. अगर वो 5 लाख से नीचे है तो भाई कभी एजेंसी मत खोलो. अपना सस्ता मॉडल रखो. अगर तुम 5 लाख से कम तुम्हें कमाना है, जैसे ही तुम एजेंसी खोलोगे तुम्हारा खर्चा बढ़ता रहेगा और इतनी प्रॉब्लम्स तुम फेस करना लो जो बहुत बड़ी बड़ी होने वाली है. हायरिंग भी तुम फेस करोगे, तुम लोग छोड़ के जाएंगे, एक लाइन लेके भाग, बहुत हजारों प्रॉब्लम्स है. पहले अपने आप को समझो, क्या मैं इन सब प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता हूँ, क्या मुझे ये सब प्रॉब्लम में घुसना है. क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, ज्यादा पैसे कमा रहे, उन्हें एजेंसी खोला, जीरो कमा रहे. वो सारा जो कमा रहे थे वो अपनी टीम को दे देते हैं और नए वो क्लाइंट ला नहीं पा रहे क्योंकि वो ऑपरेशंस की झंझट में फंस चुका है. तो एक बहुत ही तगड़ी डिप देखता हूँ और डिप के बाद वो छोड़ देता है. मैं बहुत लोगों से देखा हुआ, इवन मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, मुझसे कंसल्ट भी करा है कि कंसिस्टेंटली 4 महीने उनने 20-30 हज़ार डॉलर करा, उनकी टीम 50 की हो गई. बट शायद जॉन्टी भाई भी उस कॉल पे थे, जॉन्टी भाई को मैंने बुलाया था उस कॉल पे स्पेशली, कि वो बंदे की टीम उतनी हो गई और उसके सारे क्लाइंट चले गए, उसको पता नहीं मुझे क्लाइंट कहाँ से लाना है. ही वॉज शॉक्ड. वो हर महीने 4-5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से भर रहा है. तो भाई जब पैसा आता हुआ सबको अच्छा लगता है, बट जो जाके खर्चे वहीं के वहीं रहते हैं. और डिप आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में डिप आ जाता है एजेंसी में. अगर तुम्हारा काम बेकार है तो, तुम्हारा एडिटर काम बेकार कर रहा है, यू आर गॉन. तुम्हारा ऑपरेशन मैनेजर काम बेकार कर रहा है, यू गॉन. तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, गलती किसी और की है. नाउ यू विल हैव टू पे बिकॉज उनको तो सैलरी देनी है. अगर ये सब झंझटें तुम झेलने के लिए तैयार हो, यू एग्री, ओके भाई सब प्रॉब्लम करेंगे, मैं झेलूंगा, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, उसको लिखो. तुम अपने आप को जानो. जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तुम्हें कोई मतलब नहीं. अगर तुम ये सोच रहे हो भाई XYZ बंदे ने एजेंसी खोली, वो तो घर पे लेट के रील बनाता है और भाई वो तो 20 लाख रुपए कमा रहा है, मैं भी एजेंसी खोलता हूँ, मैं भी ऐसे करूंगा. नहीं भाई, वो अलग इंसान है, तुम अलग इंसान हो. सबकी कैपेबिलिटी, माइंडसेट, स्किल सेट इज टोटली डिफरेंट. पहले दिन अपने आप को समझो, लिखो क्या मुझे झंझट बांधनी है. आई विल कोट शिवम, इफ यू नो. शिवम ने मुझे एक दिन कहा कि भाई मुझे नहीं पालनी ये सब झंझट, मैं 2-4-5 लाख रुपए कमाता हूँ, उसको मैं कहीं लगाता हूँ, एजेंसी से मेरा इतना आ जाता है, मुझे नहीं चाहिए टीम, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में. वो क्लैरिटी जिसके अंदर होगी
वो सब कुछ कर लेगा। जिसको पता है मुझे बिजनेस करना है वो बिजनेस बना लेगा, जिसको क्लैरिटी पता है मुझे फ्रीलांस करना है फ्रीलांस कर लेगा, जिसको पता है मुझे घर पे सोते हुए पैसे कमाना है सोते हुए कमा लेगा। बट क्लैरिटी रखो तुम खुद क्या हो। अगर तुम वो इंसान हो जो घर पे बैठ के पैसा कमाना चाहता है और वो ऑफिस खोल लेगा तो 100% तुम फेल होने वाले हो, दैट फॉर श्योर, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा तुम्हें करना क्या। तो पैसे भी कुछ नहीं है, जीरो से भी एजेंसी बना लो, है भाई तुम में दम तो है। मैं बंदों को देखा टीम बना ली, उनको सेम माइंडसेट में घुसा दिया कि पैसा कमाएंगे मैं तुम्हें दूंगा, उसने दे दिया उन्हें मोटिवेशन, वो पहले दिन से एजेंसी चला रहा है टीम के साथ। ऐसे भी बंदे देखे हैं तो 10 लाख 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक भी बंदा हायर नहीं कर रखा फुल टाइम, फ्रीलांस ही चल रहा है सब, क्लाइंट भी ऐसे ही चल रहा है। तो इट जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड तुम्हें करना क्या है, क्यों करना है, ये दोनों चीज़ों को अलाइन करो, फिर अपने बिजनेस को सेट करो, वरना 100% फेल हो गया। 100%। मैं ये भी बता दूं, मेरे एम्प्लॉय की वजह से मेरे इतना लॉस हुआ है कि मुझे वापस इंडिया आना पड़ता है एटीएम हायर करने के लिए। सिर्फ 3-4 मेजर मिस्टेक की वजह से, क्लाइंट का रिप्लाई ना करना टाइम पर, काम मिस आउट कर देना कुछ काम को, सिर्फ एक छोटा सा काम मिस आउट करने की वजह से मेरा एक बहुत बड़ा क्लाइंट चला गया। तो लॉस जो होता है उसे भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। शायद मैं होता उस स्टेप पे, मैं अकेले काम कर रहा होता, मैं कभी क्लाइंट का मिस आउट नहीं करता, मैं कभी भी मिस आउट नहीं करता, क्योंकि 2 मिनट का काम मैं साथ साथ खत्म कर देता। तो इन सब झंझटों तो लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या होता है आगे जाकर। तो स्टार्टिंग में सबको बहुत कुछ अच्छा लगता है जब अपनी जेब से पैसे जाता है। मैंने एग्जाम्पल समझा दिया, वो कमा रहा था महीने भर पैसे, 6 महीने में उसका गेम फिनिश हो गया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्यों करना है, किस लिए करना है नहीं करना है, ये झंझट पालनी है नहीं पालनी है तो रेडी रहो भाई झेलने के लिए। I agree to what Sahil said because what I think is at least 2 से 3 लाख पर मंथ तक आपको सब खुद से करना चाहिए, क्योंकि if you don't know the foundations of your business, lead generation, outreach, sales, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए। देन एक प्रोसेस बनाना चाहिए, देन टीम हायर करनी चाहिए। लेट्स से आप 50,000 पर मंथ पे हो और आपको ही आउटरीच नहीं आती और आप 2 बंदे लेके आ रहे हो आउटरीच के लिए, उनको भी नहीं आता कुछ, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो और 2-3 महीने के बाद आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो पहले खुद से सीखो, एक लेवल तक उसको स्केल करो, एक रिपीटेबल प्रोसेस बनाओ और उसके बाद टीम लेके आके उसको स्केल करो। दिस इज व्हाट आई थिंक। द another problem agency owners face when it comes to starting an agency is choosing a niche. बहुत लोग 3-4 महीने 5-6 महीने यही डायलेमा में रहते हैं कि मेरा परफेक्ट नीश कैसे चूज करें। सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट वे ऑफ चूजिंग अ नीश, एंड डू यू थिंक कि ब्रॉड नीश चूज करना चाहिए या बहुत नीश जाना चाहिए 2025 में? आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू नीश डाउन। ठीक है, जितना नीश डाउन आप करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड नीश कैसे चूज करना है वो तो डिपेंड करता है, मार्केट स्टडी करने के बाद ही आप पता कर सकते हो और आपका क्या स्किल है। आप वो नीश चूज करके बैठ जाओ जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर आप में कोई स्किल नहीं है, तो आप उसको कभी वैलिडेट नहीं कर सकते। तो निश तो डेफिनेटली वही चूज करना चाहिए जिसमें रिक्वायरमेंट हो, जिसकी डिमांड हो, और वो आपको पता चल ही जाएगा। मार्केट में आप हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स पोस्ट होते रहते हैं, आप चेक कर सकते हो। और एक निश में जाने का फायदा ये रहता है कि उसके आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो डाउन द लाइन। अगर आप मल्टी निश में जाना चाहते हो तो फिर बिकम्स वेरी वेग, जो भी आपके साथ काम करेगा वो बिलीव शायद नहीं करे कि आपको ये भी आता है। तो इट्स ऑलवेज गुड टू बिकम अ स्पेशलिस्ट रादर देन जनरल जनरल डॉक्टर। इससे अच्छा है कि आप फिर स्पेशलिस्ट बन जाओ। सो इन माय ओपिनियन इट्स ऑलवेज गुड टू नीश डाउन। मेरे हिसाब से तो सही होता हूँ, नीश डिसाइड ही नहीं करनी चाहिए। जितने क्लाइंट्स मिले शुरू में उतने ले लो, उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सक्सेस केस स्टडीज़ बने उस पर डबल डाउन करके उसमें नीच डाउन कर लो। लाइक मैंने देखा था कि मेरे पास शुरू में बिजनेस कोचेस सबसे ज़्यादा है, उसके साथ साथ बाकी टाइप के भी आए, बट बिजनेस कोचेस को सबसे अच्छा केस स्टडी मिला। ठीक है, मेरे लिए वो केस स्टडी शोकेस करने के लिए हो गया, फिर मैंने सिवा से उसमें निश डाउन कर लिया। तो इट इज़ेंट कि आप कोई भी हाइपोथेटिकल मार्केट स्टडी करके ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी नीच बहुत अच्छी है। वीसीज की नीच बहुत अच्छी है पर उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप मार्केट स्टडी करके जाओगे, उसमें घुसोगे, आपको पता चलेगा इवेंचुअली वो बहुत बेकार नीच है आपके लिए। ठीक है, तो इट इज़ मोर अबाउट कि आप मार्केट में जाओ, अपनी स्किल्स शोकेस करो, जो क्लाइंट्स मिल रहे हैं उनके साथ काम करो, उसमें देखो कौन से रिपीटेबल टाइप ऑफ नीशेस हैं जो बहुत अच्छी केस स्टडी आपके लिए बनी है, फिर उसमें निश डाउन करते जाओ धीरे धीरे। ब्रो, इसमें मेरा थोड़ा कॉन्ट्रेरी ओपिनियन है। मुझे लगता है कि नीश डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिस इज़ वेयर 90% ऑफ द पीपल हु गेट इनटू एजेंसी बिजनेस फेल, क्योंकि वो हर हफ्ते अपना नीश और ऑफर चेंज करते रहते हैं। क्योंकि दिक्कत क्या है ना, लोग आज बिजनेस कोचेस को करेंगे, कल वीसीज को करेंगे, परसों फाउंडर्स को करेंगे, एंड उनके पास एक प्रूफ ऑफ ये नहीं है कि उनका ऑफर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्योंकि टू अंडरस्टैंड इफ एनी ऑफर वर्क्स और नॉट, हमारे पास KPIs होने चाहिए कि हमने 1000 आउटरीच किए,
उसमें से इतना हमको अपॉइंटमेंट बुकिंग रेट आ रहा है या क्लोजिंग रेट उतना आ रहा है, बट लोग वो 1000 मैसेजेस करते ही नहीं है, वो 100 मैसेजेस करेंगे, फिर दूसरे दिन फाउंडर्स को करेंगे. यू आर सेइंग दिस आई थिंक बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ क्लैरिटी अबाउट बिजनेस एंड एवरीथिंग, एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव बीन देयर. I've been in that confused state of changing the niche, changing my offers because I was not able to figure out things. And I think most people are stuck in this trajectory only क्योंकि niche और offer ही major problem है. मतलब consultations and सारी चीज़ें मैं करता रहता हूँ, तो वही questions आती है. तो I think आपने competition की बात की, मेरे को लगता है कि कोई niche में अगर competition है तो that is not bad. I think that is good because उसका मतलब यह है कि वो niche में demand बढ़ रही है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड कि वो नीश में कंपटीशन है तो लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो, या यू कैन फाइंड अ गैप इन द मार्केट एंड यू कैन ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन इजीली स्टैंड आउट. दिस इज व्हाट आई थिंक. एंड यू शुड सेट क्लियर नंबर्स कि ये नीश में मैं 3 महीने तक रहूँगा और 3 महीने में अगर मेरे को इतना रिप्लाई रेट नहीं आ रहा है या इतना रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन आई विल चेंज अ नीश. एंड अपने नंबर्स को ट्रैक करो. इसके बारे में उनको डिटेल में बात करना है क्योंकि आई थिंक दिस इज अनदर प्रॉब्लम मोस्ट पीपल डोंट डू, दे डोंट ट्रैक KPIs एंड एवरीथिंग. ओके, तो इसमें मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूँ. ठीक एंड जॉन्टी बोथ आर राइट. ठीक है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डिपेंड करता है भाई. कोई इंसान 2 जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकता और कोई इंसान 10 जगह कंसंट्रेट कर सकता है. जो इंसान को लगता है कि भाई मैं भटक जाता हूँ राह से, तो वो एक ही जगह काम करे. जिसको लगता है नहीं भाई मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ कर ले, 2 जगह कर ले, 3 जगह कर ले. क्योंकि असलियत में अगर जल्दी रिजल्ट आने हैं तो क्या अप्रोच हो, जॉन्टी वाली अप्रोच सही है कि सब कुछ करो, जहां रिजल्ट मिले वो करने लगो, सब कुछ छोड़ दो. स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं आता ना मुझे, आई एम जीरो. अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो मैं कुछ भी करूंगा. जहां मुझे रिजल्ट मिले बाकी सब मैंने बंद कर दिया, अब मैं नीच डाउन हो जाऊंगा. तो अप्रोच शुड बी लाइक दिस. फिर वो आखिरी में जो अप्रोच आई वो तुम्हारी वाली आई कि नीच डाउन हो गया. बट जॉन्टी वांट टू से स्टार्ट सब कुछ कर दो, जहां सक्सेस मिलो उसमें कूद जाओ, बाकी सब छोड़ दो. समझे? तो अप्रोच वही है जो तुम्हारी है, बट अप्रोच वो ठीक है कि स्टार्टिंग में सब कुछ करो, कि कुछ आता ही नहीं है. और इसमें मैं अपना पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि भाई अगर पैसे कमाने हैं तो बैठो, अकेले स्टार्ट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज ढूंढ लो जिसमें तुम मोनोपोली क्रिएट कर दो. तुम इतना पैसा कमा लोगे जितना कोई नहीं कमा सकता. ऐसी चीज ढूंढ लो जो मोनोपोलाइज, जो कोई ना कर पाए. दुनिया में 10 लोग करते हो वो चीज और पता ही नहीं है किसी को कैसे होती है, चाहिए सबको. ऐसी चीज में मैं 1-2 बार घुसा हूं और मैंने अल्टीमेट पैसा कमाया. हाउ टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी? हाउ टू फाइंड इट कि भाई दिन रात लोगों से कनेक्ट करो. तुम्हें कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा, वो ऐसी क्रेजी चीज बताएगा तुम्हें कि तुम ऐसे बोलोगे ओ भाई ये क्या बता दिया इसने, मुझे किसी ने बताया, मैंने ट्राई करा, उसका मैंने खुद ही बेच दिया दबा के. तो मैंने ये चीज नोटिस किया कि यार हर नीश में पैसा है और मैं बहुत सारी डिफरेंट नीशेज में घुसा हूं और मैंने सब में पैसा बनाया. लेकिन यार कुछ ऐसी नीशेज है ना जिसमें मैंने बहुत ही ज्यादा बढ़िया पैसे बनाए हैं. वो वैसी नीशेज होती हैं जिसमें मेरा इंटरेस्ट है. जैसे कि अभी साहिल भाई ने बताया कि कोई मोनोपोली क्रिएट करो. तो व्हाट यू कैन डू इज कि अंडरस्टैंड कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आता है. लेट्स से कि मुझे बॉडी बिल्डिंग एंड जिमिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. तो अगर मैं ऐसी कोई नीश में घुसूंगा ना जो मेरे इंटरेस्ट के साथ में रिलाई करेगी, इंटरेस्ट के साथ में कनेक्ट करेगी, तो मैं उसमें ज्यादा पैसे बना पाऊंगा. और ये मेरा एक अनफेयर एडवांटेज भी है कि यार अगर अभी प्रतीक भी जाके उसमें घुस जाए, प्रतीक को नॉलेज नहीं है लेकिन मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है जिमिंग के बारे में, तो मैं अपने क्लाइंट के साथ भी ज्यादा कनेक्ट कर पाऊंगा जितना प्रतीक कनेक्ट कर पाएगा. तो जैसे कि मैंने ना इनिशियली मेरे को ना ये मैंने बताया था मेरे को क्रिस्टल्स के, ये सब जो क्रिस्टल्स होते हैं और इस तरह के स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बहुत शौक थे मुझे. मैं आज भी इतने सारे क्रिस्टल्स कलेक्ट करके बैठा हूँ. तो मैंने इनिशियली ये स्पिरिचुअल कोचेस के साथ में आउटरीच करना स्टार्ट किया था. एंड मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे लोग करते थे स्पिरिचुअल कोचेस को, बट वो लोग पैसे नहीं बना पाते थे बिकॉज उनको वो क्लाइंट्स के साथ में कनेक्ट ही नहीं कर पाते थे. बिकॉज उनके साथ कनेक्ट करने के लिए ना एक अलग ही जोन ऑफ माइंड चाहिए. मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार एवरीथिंग जो भी तुम्हारे सामने आ रहा है वो भगवान ने भेजा है. इफ यू आर पेइंग मनी तो यू आर जस्ट ट्रांसफरिंग द एनर्जी एंड स्टफ लाइक दैट. तो मैं उनके साथ में बहुत ज्यादा कनेक्ट फील कर पाता था और मैं उनके साथ में ना कनेक्ट कर पाता था और उस नीश में मैंने बहुत पैसे बनाए हैं. मैंने बहुत ही ज्यादा पैसे बनाए हैं इन स्पिरिचुअल कोचेस वाली इंडस्ट्री में. तो दिस कैन बी वन थिंग एज वेल कि अंडरस्टैंड कि व्हाट यू लव टू डू एंड उससे रिलेटेड कोई नीश में घुस जाओ. What do you think like about creating offers in 2025 and what is the right framework of creating offers? Listen, what I am doing right now कि जब भी मैं क्लाइंट के साथ कॉल पर जाता हूँ, ओके लेट्स से XYZ क्लाइंट है, उसके साथ जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं वी अंडरस्टैंड कि उनको किस स्टेप पे क्या प्रॉब्लम आ रही है. नाउ सिंस आई एम वर्किंग ऑन AI एंड ऑटोमेशन, किस तरीके से हम लोग अभी चार्ज करते हैं, दैट्स लाइक फॉर एग्जांपल प्रपोजल उन्हें या फिर इनवॉइस ऑटोमेट करना है. ठीक है, इनवॉइस जनरेशन ऑटोमेट करना है.
उसमें से कई सारे इनवॉइसेस जो बड़े कंपनीज होते हैं शायद मिस हो जाते हैं या फिर टाइम पे नहीं जाते. इफ वी कैन ऑटोमेट दिस प्रोसेस देन मे बी इन 1 year वी कैन सेव अराउंड $10,000 फॉर दैट. ठीक है, तो जो ऑफर होता है मेरा दैट इज अराउंड 10% to 30% ऑफ व्हाट आई कैन सेव फॉर दैट. सो अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना पा रहे हैं जो उनका साल में $10,000 सेव कर रहा है, देन आई कैन इजीली चार्ज $1,000 to $3,000 फ्रॉम देम प्लस रिटेनर टू ऑपरेट इट. ये एआई एजेंसी मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ. लेट्स से अगर इसके पहले वाली एजेंसी पे मैं जाऊँ जो मेरा पर्सनल ब्रांडिंग उसमें था, सो उस जो भी मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, जैसे वीडियो बना रहा हूँ या फिर उसके थ्रू जो फनल डिजाइन करके जो मैं सेल्स ला पा रहा हूँ, उसका X% अगर मैं चार्ज करूंगा दैट इज द बेस्ट वे टू रिटेन द क्लाइंट्स. क्योंकि अगर आप उनसे लेट्स से $2,000 आप चार्ज कर रहे हैं और आप उतना बनाकर नहीं दे पा रहे तो फिर उल्टी गिनती चालू है. और वैसे भी कोई भी क्लाइंट ऑन बोर्ड हो तो उसी दिन से उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी ना कभी तो वो छोड़ेगा ही. कभी भी कोई भी आपके साथ लास्ट टाइम लंबे समय तक बहुत नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं स्विच मारेगा ही मारेगा. तो ऑफर के लिए यही है कि आप जो इतना प्रोवाइड कर रहे हो उसका 10 to 30%, 40% जो भी आप जिस पोजीशन पे आप हैं उतना आप चार्ज कर सकते हो. दैट इज हाउ आई पिच माय क्लाइंट्स एंड इट वर्क्स फॉर मी. आई थिंक बेस्ट वे टू एक्सपेरिमेंट कोई भी ऑफर इज कि अगर आप कोल्ड आउटरीच कर रहे हो तो उस ऑफर से रिलेटेड एक सेट अमाउंट ऑफ लोग रख लो, एक डेटाबेस रख लो, लेट्स सपोज 500,000 जने, उनको ये वाला ऑफर पिच इन करो. वो काम नहीं करे, ट्रैक दैट बेस्ड ऑन कि कितने रिप्लाईज आ रहे हैं, कितने कॉल्स बुक हो रहे हैं, उसके बेसिस पे ऑफ़र चेंज करो जो तुम्हें लगता है, जो तुमने रिसर्च किया उसके हिसाब से, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करो. सेकेंड राउट वुड बी कि फेसबुक एड्स चला सकते हो ये सारे ऑफर्स के. फिर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मिंग ऑफर है दैट इज़ वेयर यू कुड मेक अ लॉट ऑफ मनी. तो ऐसे सिंपली आप ऑफर टेस्ट कर सकते हो और एक ऑफर अगर प्रूवन हो गया तो उस पर बस डबल डाउन करते थे. एंड एक ऑफर को कितने टाइम तक और एक ऑफर को एक साथ कितने ऑफर टेस्ट करने चाहिए? एक टाइम पे एक ही, क्योंकि पूरी एनर्जी एक में डालोगे तो ही वो बेटर रहता है. जैसे मेरे को अगर आउटबाउंड कैंपेन चलाना है, ईमेल्स का चलाना है, तो मेरे लिए रहता है ये 1000 का डेटाबेस, मैं उसको हर एक तरीके से पर्सनलाइज करूँगा, उसको भेजूँगा, मास कोल्ड आउटरीच करूँगा. फिर भी एक हफ्ते में वो 1000 को स्लोली डालने दूंगा और फिर चेक करूँगा कितनी कॉल्स बुक हुई, कितने रिप्लाईज है, किस टाइप के सेंटिमेंटल वैल्यूज़ हैं उस रिप्लाईज में, और उसकी बेसिस पे वो जज करूँगा कि वो ऑफ़र अच्छा है कि नहीं है. फिर उसके हिसाब से दूसरा ऑफ़र ट्राई ऑन करना. भाई मुझे ऐसा लगता है ना, ऑफर्स एंड आउटरीचिंग मैसेजेस आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, आउटरीचिंग मैसेजेस का मेन पर्पस ये होता है कि हमें अपने क्लाइंट्स को कॉल्स पे लेकर आना है, एंड ऑफर्स का मेन पर्पस ये रहेगा कि यू हैव टू क्लोज द डील. ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ मैसेजिंग आप जितना हो सके उतना रिजल्ट ओरिएंटेड रखो कि यार ये आपका पेन है और ये मैं सॉल्व कर सकता हूँ एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू इट. ठीक है, उसमें आपको ज़्यादा अपने ऑफर्स के बारे में, ज़्यादा अपनी सर्विसेज के बारे में बताना ही नहीं है. ये जितना आप हो सके उतना ज़्यादा बस रिजल्ट ओरिएंटेड रखो एंड ट्राई टू गेट देम ऑन अ कॉल. दैट्स इट. यू डोंट हैव टू टेल देम एनीथिंग अबाउट ऑफर्स. ये मैं यूज़ करता हूँ. शायद जॉन्टी भाई वाले में थोड़े से ऑफर्स, आप लोग ऑफर्स के बारे में भी लिखते हो क्या इन मैसेजिंग? हाँ, तो उससे क्या होता है ना, कॉल्स कम आती हैं बट सारी क्वालिफाइड होती हैं, दे नो व्हाट इज द फाइनल आउटपुट. राइट. मैं इसमें क्या अप्रोच यूज़ करता हूँ पता है जॉन्टी भाई? मैं क्या करता हूँ कि मैं मैसेजिंग को थोड़ा सा ऐसा रखूंगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट वाला, लेकिन जैसे ही वो कॉल बुक करेंगे आई स्टार्ट सेंडिंग देम माई अप्रोचेस. मतलब VSL भेज दिया, उनको डिटेल्स भेज दी, जिससे वहाँ से वो क्वालिफाई हो जाते हैं कि यार उनके लिए ये राइट फिट है या नहीं है. तो दिस इज माई अप्रोच कि मैसेजिंग में नो ऑफर्स, जस्ट रिजल्ट्स एंड कॉल बुकिंग लिंक, and then filter it out with sending them VSLs and other assets. ठीक है, and then we are going to start working on the sales pitch. Sales pitch में हम अपने offers को pitch करते हैं, and offers के लिए ना मैंने ये notice किया है कि मेरी चीज़ें बेचने के लिए सबके पास में सिमिलर ही है, एक जैसी चीज़ें ही हैं. अगर लीड जेन वाला बंदा है तो वो लीड जेन ही दे रहा है, अपॉइंटमेंट्स ही दे रहा है. सोशल मीडिया वाला बंदा एडिटिंग दे रहा है और अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट दे रहा है. एट द एंड ऑफ द डे हम सारी लोगों की चीज़ें थोड़ी सिमिलर ही हैं, बट द थिंग इज कि आप कैसे उसको डील के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हो कि उसको लगे कि यार दिस इज व्हाट आई नीड एट द मोमेंट, अभी के अभी. तो एक वो डोनाल्ड ट्रम्प की एक बुक है ना यार, द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स या फिर द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स, ऐसा है. तो उसमें ये समझ में आता है कि यार आपको ना उस मोमेंट में उस डील को स्ट्रक्चर करना है कि वो बंदा अभी उसको ले ले. एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें बेचने वाली थोड़ी सिमिलर ही है. अभी मेरे पास में क्या है, मैं बेचता हूँ अपॉइंटमेंट्स. मैं बेचता हूँ कि यार आई कैन हेल्प यू टू डू आई कैन हेल्प यू टू बुक 30 to 50 अपॉइंटमेंट्स अ मंथ विद द हेल्प ऑफ कोल्ड आउटरीच.
एंड सारे सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, तुम्हें 50 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे, दैट्स माई गारंटी। मेरी ये सिंपल ऑफर है, यही मेरा ऑफर है। अब लेकिन मैं इसको स्ट्रक्चर ऐसे करूंगा इन द कॉल कि उसको लगेगा कि यार ये एक चीज अगर मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ बदल सकती है, समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ये अप्रोच है ऑफर्स को लेके कि यार एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है, थोड़ा सा आपको चीजें समझनी है, एंड फिर द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग डील्स। भाई मैं तो ये बोलूँगा, सिंपल सा हिसाब है, पेन और पेपर ले लो, प्रॉब्लम इक्वल्स टू ऑफर। अगर तुम्हें उसकी प्रॉब्लम पता है तो वही ऑफर है। तो क्या ऑफर बनाना भाई, मुझे उसकी प्रॉब्लम पता है तो वही ऑफर है, क्या ऑफर बनाना है। अब पहली बात, तुम ऑफर बना रहे हो अपने दिमाग में, प्रॉब्लम तुम्हें पता नहीं है, बनाते रहो वही कुछ भी, बेचते रहो, फिर तो बेच रहे हो ना बस। गंजे को कंगी बेच रहे हो, बेच रहे अच्छी बेच सकते हो तो बेच लोगे। पूरी जिंदगी मैंने यही करा है कि मैं कुछ भी लाके किसी को भी बेच दिया, तो फिर समझ मुझे अच्छे से पता है कि प्रॉब्लम को पकड़ो, वही ऑफर है। ऑफर कुछ नहीं है, अगर प्रॉब्लम पता है तो ऑफर खुद बन जाएगा, पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक एग्जांपल क्या समझाता हूं, प्रॉब्लम किसकी सॉल्व कर रहे हो ये समझो ना। कि यहाँ पर एक दुबई में एक एजेंसी है, बहुत अच्छा करती है, देयर ऑफर इज आई विल मेक योर मंथली कंटेंट इन जस्ट 2 hours एंड इट विल ऑल्सो मेक यू वायरल। अब उसने प्रॉब्लम सोल्यूशन करी है टाइम की। अब यहीं अगर कोई और बोले आई कैन मेक योर मंथली कंटेंट इन जस्ट लाइक $500, अब उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी है पैसे की। शायद वो $500 में क्या करेगा, वो बहुत सारे क्लाइंट लाएगा जिनका बजट नहीं है ज़्यादा, और उनको किसी सिस्टम और प्रोसेस के थ्रू अपनी प्रॉफिट निकाल के वो बहुत सारे क्लाइंट ले आएगा। बट जिसने 2 घंटे वाला ऑफर दिया, वो उन लोगों को लाएगा जिनके लिए पैसा मैटर ही नहीं करता, उनके लिए टाइम मैटर करता है। तो दुनिया में 2 ही चीज़ है, पैसा और टाइम। अगर तुम किसी का टाइम बचा लो या पैसा बचा लो, बिजनेस ग्रो हो जाएगा। एक चीज़ को पकड़ लो। अब भाई ने एग्जाम्पल दिया पैसे का, पैसे से पैसा बना रहे हैं, उन्होंने बोला हाँ मैं इतना पैसा बचवा दूंगा। बट जो अमीर आदमी, उसको पैसे से मतलब ही नहीं है, कितना भी बचवा दो उसका वेस्ट हो रहा है टाइम उतना, वो छोड़ देगा 100%। तो वो खाली 2 घंटे में महीने का भर का कंटेंट बना रहा है, उनकी प्रॉब्लम से सॉल्व करी, वो चार्ज करता है बहुत भयंकर, $25,000 चार्ज करता है, 2 घंटे शूट होती है, बस पूरे महीने कंटेंट जाता है। तो उन लोगों के पास है पैसा, क्रेजी पैसा है, फेम, ऐसी चीज़ें जो सबको चाहिए। तो ऑफर इक्वल्स टू प्रॉब्लम। किसी का टाइम प्रॉब्लम है, किसी का पैसा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर दो, तुम्हारा ऑफर बन गया। Yeah, I completely agree with what Sahil said, and the way I look at offers has completely changed in the last few months. पहले मैं देखता था कि क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, बट उसके बाद नाउ हाउ आई लुक एट थिंग्स इज, पहले मैंने अपना नीश डिसाइड कर लिया, उसके बाद मैं प्रॉपर आईसीपी बनाऊंगा कि मेरा जो आइडियल प्रोस्पेक्ट है, लेट्स से कोचेस है, तो उनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मेरा जो आईसीपी कौन से कंट्री में रिसाइड करता है, वो कितने पैसे कमाते हैं, उनका प्रोडक्ट्स का रेट क्या है, एंड उस हिसाब से उनके प्रॉब्लम्स को समझूंगा कि 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, तो सेल्स नहीं मिल रहा है या कन्वर्जन में इशू आ रहा है, देन उसको मैं कैसे सेल कर सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माई ऑफर। तो ऑफर का अगर सिंपल हम लोग कोई फ्रेमवर्क दे सके साहिल भाई की जो लोग यूज कर सकते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से? फर्स्ट भाई, फ्रेमवर्क यही है, रिसर्च करो, और भाई वाला फ्रेमवर्क यूज करो कि जितना आप पैसे बचा सकते हो उससे 20 से 30% चार्ज कर लो, या टाइम बचा सकते हो तो उसको देख लो उसकी कितनी कैपेसिटी हो, कितने पैसे दे सकता है। ऑफर प्रॉब्लम से बनता है, प्रॉब्लम सबकी अलग अलग होती है, पहले प्रॉब्लम को समझ लो, ऑफर बन गया। प्रॉब्लम सबकी अलग अलग है भाई, सबकी अलग अलग है, हर एक एजेंसी ओनर की अलग प्रॉब्लम। मुझसे पूछोगे भाई मेरी प्रॉब्लम क्लाइंट लाना नहीं है, मेरी प्रॉब्लम शायद अच्छे ऑपरेशन है, किसी और से पूछोगे उसके लिए क्लाइंट लाना प्रॉब्लम है कि ऑपरेशन वो हैंडल कर लेता है। वही है ना, वो आप प्रॉब्लम को मल्टीपल लोगों को एड्रेस करके देखो कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है, और फिर उस पर डबल डाउन कर लो, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम हो सकती है कि 60% उस नीश की हो ही हो, राइट। तो आप उसको फिर डबल डाउन कर सकते हो उस आउटरीच के थ्रू, एड्स के थ्रू एंड ऑल ऑफ दैट। Yeah, and to make it easy for the audience, I want us to make 3 offers that is trending right now and जो लोग बेच सकते हैं right now on the call. So we would start with Pratik. लेट्स से एक ऑफर पकड़ना, राइट। सो कोल्ड आउटरीच इज समथिंग दैट आई बिलीव कि वी ऑल आर गुड, जो लोग हैं बिकॉज पे, एंड दिस इज समथिंग जो हम लोग बताते भी अपने ऑडियंस को, तो इसको काफ़ी अच्छे से स्केल किया जा सकता है, क्योंकि ईमेल्स लिखना, कॉपी राइटिंग सभी लोगों को नहीं आती है, एंड क्लाइंट लाना जैसे साहिल भाई कहे बहुत लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए मुश्किल है, ठीक है, दैट्स द ट्रूथ। क्योंकि हाँ, सबको ये प्रॉब्लम नहीं है कि टाइम को उतना लोग वैल्यू नहीं करते अंटिल दे आर अल्ट्रा रिच, ठीक है। जो लोग अल्ट्रा रिच होते हैं वही टाइम को वैल्यू करते हैं, जो लोग नीचे लेवल पे होते हैं उनको क्लाइंट चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कितना टाइम जा रहा है, ठीक है। तो जो मेजॉरिटी इशू है वो है क्लाइंट लाना, लीड जनरेशन, क्लाइंट क्लोजिंग, अपॉइंटमेंट लाना, सेल्स करना। तो ये एक बहुत बड़ी ऑडियंस है बेसिकली। आप बाहर जाओ, इंडिया में रहो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के साथ काम करो, आप अगर उनको बोलोगे कि मैं आपके लिए 10 एक्स्ट्रा क्लाइंट लेकर के आऊंगा, भले वो कितना कमा रहा हो वो मना नहीं करेगा, बोलेगा ठीक है भाई लेके आओ, बढ़िया है,
ठीक है, सो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ऑफर अभी जो मैं एक ऑफर हम लोग देते हैं दैट इज अगेन कोल्ड आउटरीच, जिसमें हम लोग कंप्लीट सेटअप करते हैं एंड वी ऑफर देम अपॉइंटमेंट्स एंड सेल्स लीड्स बेसिकली। तो वो एक आरओआई ड्रिवन ऑफर है, क्योंकि उसमें दिख रहा है कि इतने लीड्स मेरे पास आएंगे, द पर्सन इज गारंटीइंग कि इतने हमारे पास लीड्स आएंगे, एंड वो अपने एवरेज टिकट प्राइस से मल्टीप्लाई करके देख रहा है कि अगर 10 लोग आ रहे हैं, 1000 का मेरा है, तो $10,000 का सीधे मुझे बिजनेस दिख रहा है, तो मुझे $3,000 क्यों नहीं देगा, ऑब्वियसली देगा, है ना। सो दैट्स हाउ दिस इज वन ऑफर दैट आई बिलीव इज वेरी गुड राइट नाउ। यार द टाइप ऑफ सर्विस आई सेल इट इज़ मोर रिलेटेड टू कि उनका टाइम कैसे बचाया जा सकता है। तो द टाइप ऑफ सर्विसेज दैट आई सेल इज़ कि उनको ऑर्गेनिक कंटेंट से का कितना डिस्ट्रीब्यूशन बन सके, विच दे कैन ईदर लेवरेज थ्रू हायरिंग पीपल, गुड पीपल। हायरिंग इज़ अ वेरी बिग इशू, बट इफ़ यू हैव अ पर्सनल ब्रांड इट इज़ वे मोर ईजियर, राइट? The second is they can use their personal brand to get more business. They can use their personal brand to get more partnerships, right? So it is now I'll talk more about कि उनको मैं टाइम कैसे बचा सकता हूँ, right? And वो टाइम बचाने के साथ साथ ये 4 चीज़ें कैसे हो सकती हैं। So that could be crafted into an offer that I'll save this amount of your time, right? एंड दिस इज़ हाउ मच इट विल कॉस्ट यू बेस्ड ऑन योर आर्ली रेट, जो कि उनका बहुत ज़्यादा है, राइट? कि 20 घंटे लगेंगे, मैं 4 घंटे में दे रहा हूँ, तो 16 घंटे इंटू उनका आर्ली रेट जो है, राइट? जो मेरे सर्विस के भी 10x है, राइट? तो वो कुड बी क्राफ्टेड अ वेरी गुड वन लाइनर ऑफ। मेरे लिए ऑफर्स, जो मेरे ऑफर्स अभी चल रहे हैं मार्केट में, दैट इज सिंपल कि व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन हेल्प, प्लस what is the results that they are going to get, plus what is the problem that they are facing। ठीक है, जो पेन पॉइंट है, जैसे कि आई कैन हेल्प यू विथ डैश, या आई कैन हेल्प यू विथ जनरेटिंग लीड्स, ठीक है, एंड व्हाट इज द पेन पॉइंट दे आर फेसिंग विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स, या फिर जो भी है, मतलब व्हाट इज द पेन पॉइंट दैट दे आर फेसिंग, एंड उनको मैं क्या एग्जैक्ट रिजल्ट्स ला कर दूंगा। तो ये 3 चीज़ों को मैं कंबाइन करके एक ऑफर डिजाइन करता हूँ। अब मेरे ऑफर में खासियत ये है कि वी हैव ऑटोमेटेड द एंटायर सिस्टम, मतलब डेटा लेकर आना इज ऑटोमेटेड, डेटा एआई वेरीफाई करेगा कि दे आर अ राइट फिट और नॉट, ठीक है। उनको आउटरीच हम करेंगे इन मल्टीपल सोर्सेज, सो वी हैव यूटिलाइज लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, एसएमएस, चारों तरफ हम आउटरीच करेंगे। एंड आउटरीच करने के बाद में जो रेस्पॉन्सेज आएंगे ना, वो रेस्पॉन्सेज को भी एआई ही रेस्पॉन्ड बैक करेगा एंड अपॉइंटमेंट सेट करेगा इन देयर कैलेंडर्स, ठीक है। तो 100% ऑटोमेशन सिस्टम, मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है। एंड जो अपॉइंटमेंट सेट होते हैं ना, वो भी आपने जैसे मुझे जॉन्टी ने ही बताया था कि यार अगर तू 5 मिनट के अंदर अंदर रिप्लाई बैक कर देता है तो कॉल बुकिंग रेट बढ़ जाती है। तो हमारे बॉट्स क्या करते हैं, विद इन 5 मिनट्स उनको रिप्लाई बैक करेंगे, अंडरस्टैंड द क्वायरी, रिप्लाई देम बैक एंड बुक अपॉइंटमेंट्स फॉर देम। एंड उसके बाद में हम हर क्लाइंट्स के लिए एसेट्स बनवाते हैं, उनके VSL, उनकी चीज़ें, एंड उसके बाद में वो उनको भेजना हम चालू कर देते हैं। जो लीड्स उनके पास आती है ना, वो इतनी हाई क्वालिटी लीड्स आती है कि बंदा भाई एकदम खुश हो जाता है और वो मेरे को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है। तो अब ये पूरा सिस्टम बेचता हूँ तो मैं $7-8 हज़ार आराम से चार्ज कर पाता हूँ। पहले मैं सिर्फ जो प्रतीक भाई ने बोला था ना, मैं पहले उतना बेच रहा था, तो उतने में मैं हाईएस्ट 3-4 तक जा पा रहा था, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा था। एंड जैसे ही मैंने ये पूरा सिस्टम इंटीग्रेट किया, मैं अब इसको आराम से $7-8 हज़ार तक बेच रहा हूँ मार्केट में, और आराम से बिक रहा है मेरी सर्विस। तो इस चीज़ को ज़्यादातर लोगों ने आंसर कर दिया, तो मैं थोड़ा इंटरमीडिएट और एडवांस लोगों के लिए इसको आंसर करता हूँ। सबसे पहले तो भाई, अगर तुम्हें अल्टीमेट लेवल पे ग्रो करना है तो रिटेंशन लानी पड़ेगी। रिटेंशन के लिए ब्रांड्स के साथ काम करो या कंपनीज के साथ काम करो, इंडिविजुअल को ड्रॉप डाउन करना शुरू कर दो। जिस दिन तुम इंडिविजुअल को ड्रॉप डाउन करोगे और तुम ब्रांड्स या बड़ी कंपनीज के साथ काम करोगे, तो अल्टीमेटली यू विल गेट अ बेटर रिटेंशन। अब रिटेंशन ज़्यादा होगी तो तुम्हारा लाइफ टाइम वैल्यू क्लाइंट की ज़्यादा होगी, ज़्यादा पैसे कमा लोगे। जितना मुझे आज तक समझ आया, जब तक मेरे क्लाइंट की 3 या 6 महीने रिटेंशन है, आई एम नॉट मेकिंग अ बिजनेस। मेरा सर दर्द हमेशा क्लाइंट लाने का लगा रहेगा। इस लूप से निकलना पड़ेगा। अगर तुम एक लेवल पे आके बहुत पैसा कमा लिया है तो अल्टीमेटली $20-30 हज़ार है। अब ऑफर कैसे बनाना है? ब्रांड्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, लिजिट बहुत आसान है। इंडिविजुअल को हैंडल करना इज मोर डिफिकल्ट टू हैंडल अ प्रोफेशनल ब्रांड। उसको पता मुझे पैसे खर्च करना है, अब वो पैसे खर्च करने के लिए बैठा है। अब उसको असाइन बजट मिल गया, हाँ भाई मैं इंडिया में लोगों से नेटवर्क करा, मैंने यहाँ भी लोगों से बहुत नेटवर्क करा। तो देन आई गॉट टू नो कि ब्रांड्स के पास, मार्केटिंग मैनेजर्स के पास पैसा पड़ा है एंड दे जस्ट वांट गुड आइडियाज इन कंटेंट। आई एम स्पीकिंग राइट नाउ। तो अगर तुम किसी भी ब्रांड के मैनेजर से, इफ यू आर स्मार्ट, एग्जांपल एक ABTV बहुत बड़ा है इंडिया में, देख सकते हो,
दे हैव गिवन अ सोल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स एंड दे आर चार्जिंग अ लॉट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, उनने एक सोल्यूशन बनाया और उनने सब ब्रांड्स को अपना सोल्यूशन दे दिया, तो उनका रिटेंशन इतना ज़्यादा आएगा, कंपटीशन कोई है नहीं। सेम थिंग यू कैन डू एवरीवेयर, कि तुम कहीं भी ब्रांड्स को पकड़ो, उनको पैसा लगाना, उनको खर्च करना, उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना शुरू कर दो। तो इसके अराउंड अगर ऑफर्स बनाओगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा बिजनेस ग्रो कर जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने दुबई में भी बेचा एक चीज़, पॉडकास्ट बेच रही है दुनिया, और इंडिया में वीसीज को बेच रही है। तो मैंने सोचा हाँ भाई दिस अ गुड वे टू मार्केट। मैंने ब्रांड्स को अप्रोच करा, तो ब्रांड्स को मैंने एक थीम दिया और उनको अप्रोच करा, उनको मैंने एक पॉडकास्ट का साल भर का कॉन्ट्रैक्ट बेचा। तो उन्होंने मुझसे पहले दिन ही साल भर का कॉन्ट्रैक्ट मांगा। उनने ना मुझसे 2 महीने का मांगा ना 3 महीने का। उनने बोला मुझे ईयरली प्लान भेजो, ईयरली कॉस्ट भेजो, और एक एक चीज। अब क्या है ब्रांड के साथ काम करने में तुम हर स्टेप पे पैसा कमाओगे, हर स्टेप पे, क्योंकि उसे खुद कुछ करना ही नहीं है। इंडिविजुअल क्या करेगा, 4 चीज बोलेगा, ओके भाई मैं कर लूंगा, तू ये कर दे। ब्रांड ये बोलेगा सब कुछ तुम कर लो, मेरे से पैसा ले लो, इवन होस्ट तक तुम बुला लो, उसके भी पैसे मेरे से ले लो। तो अल्टीमेटली ऑफर अगर एक लेवल पे आ चुके हो, इससे ऊपर यहाँ बेचना शुरू करो, नेटवर्क बनाओ, एक अच्छे लेवल पे बेचो। इंडिया में जो इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रही है उनको कैप्चर कर लो, बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है। इंडिया में जो बड़ी ब्रांड्स आ रही हो अल्टीमेट पैसा देती है, सरदर्द कम है, उस लेवल पे अप्रोच करो, या फिर इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड्स को अप्रोच करो, उनको तुम एक कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन दो, यू आर डन विद इट। बहुत सारे लोग इंडिया में कर रहे हैं और अल्टीमेट पैसा ही कमा रहे हैं। दे आर नॉट रनिंग टू सोशल मीडिया एंड दे आर किलिंग इट बिकॉज दे हैव अ गुड सोल्यूशन फॉर समवन हु इज लुकिंग टू स्पेंड देयर मनी। So what are some best ways to generate leads in 2025? हम लोग फ्री वेज के बारे में बात करेंगे एंड पेड वेज के बारे में बात करेंगे। तो इन लीड जनरेट करना आखिर में मतलब आपको ये समझना है कि आप रीच आउट तो लोगों को ही कर रहे हो, है ना। मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुका हूँ कि अंडरस्टैंड कि यार आपकी जो ऑडियंस है वो है कहाँ पर। जैसे कि अभी साहिल भाई बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रांड्स की, ठीक है। अब ट्रेडिशनल ब्रांड्स को आप कितना भी इंस्टाग्राम पे वो मैसेज मार लो, वहाँ पर ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं जितना आप उनको एसएमएस या फिर ईमेल्स पे रीच आउट करने से आपको जितना टारगेट मिलेगा या जितना अच्छा आपको डेटा मिल सकता है। तो अगर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो कहाँ बैठी है, वो सबसे ज़्यादा अपने फ़ोन में क्या स्क्रॉल कर रही है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था, मैं उनको रीच आउट करता था जो स्पिरिचुअल कोचेज हैं, तो मेरे को उनका सबसे बढ़िया डेटा मुझे फेसबुक में मिला था। तो फेसबुक वॉज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ डेटा फॉर मी एंड मैंने वहाँ से निकाला था उनका बेहतरीन डेटा। एंड दूसरा मुझे डेटा टिकटॉक से मिल रहा है, बहुत अच्छा क्वालिटी का डेटा, ठीक है। वहां पर इस तरह के लोग भरे पड़े हैं जो कोचेज हैं, जो इस तरह का मतलब स्पिरिचुअल वाली चीजें कर रहे हैं, तो वो तो जगह मेरे लिए अच्छी है। लेकिन अगर मैं उनको अब जाके कोई अलग जगह में ढूंढूंगा या फिर कुछ अलग तरीके यूज करूंगा तो मेरे को इतना ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर इज माई टारगेटेड ऑडियंस। और हर प्लेटफॉर्म में डेटा स्क्रैपिंग करना आज की डेट में सबको पता है यार, कहीं से भी निकाल सकते हो। गूगल स्क्रैपर के लिए गूगल स्क्रैपर है, फेसबुक के लिए देयर इज अ स्क्रैपर, शॉक लीड्स भी स्क्रैप कर देता है फेसबुक का डेटा, ठीक है। टिकटॉक का भी शॉक लीड कर देता है। लिंक्डइन के लिए यू कैन यूज ग्रोमी ऑर्गेनिक है, एयर स्केल है, और भी टूल्स हैं। तो आपको ये इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मैं स्क्रैप करूंगा कैसे, कौन सा टूल यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा। आपको ये समझना है मैं करूंगा कहाँ से, कहाँ मेरे को वो क्वालिटी ऑडियंस मिलेगी, कहाँ वो लोग बैठे हुए हैं जिनको मैं निकालना चाहता हूँ, जिनका डेटा मैं स्क्रैप करना चाहता हूँ। इट इज़ कि फ्री सोर्सेज कि आप शुरू में जैसे कंटेंट डाल रहे हो इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, अपना जो भी आपका काम है वो डाल के आप वहीं पे आउटरीच करो। फ्री तरीका है बिल्कुल। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, जो कंटेंट बनाए वही डाला, या फिर लेट्स सपोज एआई का कुछ बेचते हो, एआई की केस स्टडी बनाई या फिर समराइज़ कर दिया उसको एक वीडियो पे, वो तीनों प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, तो एटलीस्ट जो भी प्रोफाइल क्लिक करेगा, जिसको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजोगे, वो देखेगा वो आपका काम, राइट। तो these are some of the free ways. Paid ways is either you can run Facebook ads, right? Either you can run cold email campaigns, right? And इसमें आपको प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पता है ना कि आपके टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या है और उनका आपका जो सॉल्यूशन है वो उनके लिए राइट फिट है कि नहीं है, बस चालू कर दो, ठीक है। 5 यूट्यूब वीडियो देखोगे, समझ में आ जाएगा, राइट। मैंने जब सबसे पहले अपना क्लाइंट क्लोज किया था ईमेल में, मुझे पता भी नहीं था कि मास कोल्ड आउटरीच कुछ होता भी है। मैंने कभी ये भी नहीं देखा था कि ईमेल लिखते कैसे हैं। मुझे पता था कि मैं जिसको भेज रहा हूँ मैंने उसका यूट्यूब देख चुका हूँ, राइट। तो मुझे पता है कि उसको क्या चाहिए और कहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ। कोई टेम्पलेट काम नहीं आएगा आपके लिए, राइट। कुछ भी काम नहीं आएगा। इट इज़ योर इंस्टिंक्ट विच मेक्स यू डिफरेंट, राइट। यूज़ योर इंस्टिंक्ट एंड देन आउटरीच। एंड वो इंस्टिंक्ट बहुत ही ज़्यादा आसानी से
दूसरी तरफ से भी देखा जाता है, वो उसी हिसाब से उसको लेते हैं आपके मैसेज को. तो यूज़ दीज फ्री वेज, स्टार्ट एंड देन स्केल. ईदर पार्टनर अप विद अ कोल्ड आउटरीच एजेंसी जैसे चेतन भाई करते हैं उनके साथ, एंड डायरेक्टली स्केल फ्रॉम दैट इटसेल्फ. So now let's come to the biggest problem of most freelancers and agency owners, that is client acquisition. तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहले हम लोग कोल्ड आउटरीच के बारे में बात करेंगे, वार्म आउटरीच के बारे में बात करेंगे, एड्स के बारे में बात करेंगे, देन कंटेंट के बारे में बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद कोल्ड आउटरीच. मैं तो मेनली कोल्ड ईमेल्स वगैरह ही करता हूँ, ठीक है. मेरा बाकी कोई आउटरीच पे कुछ ज्यादा रहता नहीं है. कोल्ड आउटरीच के एलियासेस हैं जिसको मैं मानता हूँ. लेट्स से कोल्ड ईमेल है, वहां से जो रिप्लाईज आते हैं उसको फिर हम लोग बाकी प्लेटफॉर्म को यूज करके आउटरीच कर सकते हैं. क्योंकि आप डायरेक्टली अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज भेज रहे हो वो रिक्वेस्ट में जाएगा, लिंक्डइन से भेज रहे हो तो वो बैन हो जाएगा, है ना. तो सबके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो मेरा जो एसओपी है बेसिकली आउटरीच का, वो ये है कि पहले ईमेल्स के थ्रू उनको वार्म अप कर दो कि ठीक है उनको मेरे बारे में पता है, ठीक है. फिर बाकी जगह से उनको हम लोग बाकी रिसोर्सेज भेज सकते हैं, जैसे चेतन भाई भेजते हैं, या फिर जो भी आपका प्रोसेस है. तो मेरा प्राइमरी फोकस कोल्ड ईमेल रहता है. उसको हम लोग काफी बल्क में करते हैं, ठीक है. बल्क मतलब बहुत, आई थिंक 50-60,000 ईमेल्स का भी हमने कैपेसिटी वापस बना लिया है. तो इतने पर मंथ अगर आप ईमेल्स भेज रहे हो तो ना चाहते हुए भी आपके पास ये क्लाइंट्स आ ही जाएंगे, आने ही आने हैं, अनलेस कि आपके पास लीड्स प्रॉपर हो. लीड्स सही नहीं है तो नहीं आ पाएंगे. तो रिस्पॉन्सेज आएंगे, फिर आप क्लोज कर सकते हो. तो मेरा मेन टारगेट कोल्ड ईमेल है, हमेशा से रहा है, और उससे हमेशा अभी भी मुझे रिस्पॉन्सेज आते हैं, और आई गेस आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक मॉडल है जो हमेशा. बाकी प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहेंगे. अब स्कूल है, लिंक्डइन है, दुनिया भर की, आगे कोई और प्लेटफॉर्म बन के आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है. सबका एक ही प्रोसेस है. या सो प्रतीक, मुझे ये बताइए कि आपने जो बोला कि आपका जो सिस्टम है उसमें जब भी आपने स्टार्ट किया था तो ऐसे कौन से 3 गलतियां हैं जो आपने की थी, एंड ऐसी गलतियां सब लोग करते ही है जो अवॉइड कर सकते अपने आप को एजेंसी ओनर की तरह रिप्रेजेंट करना, ठीक है. अब तुम अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पे ले जाके बोलो कि आई एम द फाउंडर ऑफ दिस दिस दिस, आई कैन डू दिस दिस दिस. नहीं, आप बोलो कि आई जस्ट केम अक्रॉस यू वाया while scrolling our LinkedIn. I just went through your profile. I like the way you have written your newsletter or the recent product that you launched. So basically जब आप उनसे आउटरीच कर रहे हो तो उनके साथ कनेक्ट बनाना, ना कि अपने आप को पोजीशन करना उस ऊपर की कि मैं आपसे ऊपर हूँ, या फिर मैं आपको ये करने वाला हूँ, मैं एक सीईओ हूँ, या फिर दुनिया भर की चीजें. नहीं, आपको आउटरीच करना है कि आई एम जस्ट रीचिंग आउट टू यू. कोल्ड आउटरीच मतलब क्या है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे ये मैं कर रहा हूँ, बाय एनी चांस डू यू नीड दिस, or maybe can I help you in lead generation? If this is something that concerns you, you can just let me know. If no, thanks for connecting. We'll reach out to you soon. तो इससे क्या हुआ, आपने उनसे प्रेशर नहीं बनाया कि भाई मैं आपको ये कर रहा हूँ कि आप ये लो. नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ जस्ट इन केस. इफ यू वांट लेट मी नो, इफ नॉट दैट्स कंप्लीटली फाइन. इफ यू वांट आई कैन जस्ट शेयर सम मोर डिटेल्स. सो ये प्रोसेस. एंड जॉन्टी भाई अभी पूछ रहे थे कि क्या प्रोसेस में थोड़ा हमने इम्प्रोवाइजेशन किया, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन दैट, ठीक है, जो मैंने शुरू में बोला था. And that is creating icebreaker, ठीक है. So we have a simple icebreaker can be created using your n8n and make.com. और उसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, वी टेक आउट डेटा फ्रॉम ईच प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, वेबसाइट, उनका जो भी न्यूज लेटर है या फिर किसी भी न्यूज में है, अलग अलग नोट्स लगा दिए, उनमें से सारा डेटा निकला. सारा डेटा चैट जीपीटी में गया, ठीक है. ओपन एआई का एपीआई की हमने इंटीग्रेट किया. फिर वो सारा डेटा प्रोसेस होकर 2 लाइन का एक ऐसा पर्सनलाइज लाइन आया कि उनको लगेगा कि दिस पर्सन नोज मी, ठीक है. और दिस एज अ सर्विस ऑल्सो वी सेल टू अदर पीपल, जिसमें रिप्लाई रेट 3 to 5x हो जाते हैं, राइट. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव रिसेंटली इंटीग्रेटेड, इज वर्किंग वेरी वेल. तो जैसे फॉर कोल्ड आउटरीच ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार लोगों तक पहुंचना है मुझे, जो भी प्लेटफॉर्म में वो हैं मैं वहां पहुंच जाऊंगा. तो लाइक जैसे स्कूल कम्युनिटी लॉन्च हुई थी, हमने स्कूल में बल्क वॉल्यूम में कोल्ड आउटरीच करना चालू किया था कि वहां पर जितने लोग हैं मैं उनको डीएम्स भेजता था. डीएम का अपना साइकोलॉजी एक ही है, सिंपल है कि भाई हम क्या चीज में उनको हेल्प कर सकते हैं. मैंने एक मैसेज अपना बना रखा है, लाइक हाउ आई कैन हेल्प द पर्सन, एंड फॉर डीएम आई यूज पर्सनलाइज मैसेज यूजिंग एनएडएन. तो आप एनएडएन यूज कर सकते हो, और एक जीरो वर्क है वो भी यूज कर सकते हो. लाइक कुछ भी कॉस्टिंग नहीं आती है भाई, $10-15 महीने की कॉस्टिंग है, दैट्स इट. एंड इफ यू आर गोइंग टू डू द सेम थिंग इन क्ले, द कॉस्टिंग इज वेरी हाई, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए. इट्स अबाउट कि यार जब जो चीज़ मैं बढ़िया प्राइस मनी में ला सकता हूँ, वाई नॉट. हाँ, जितना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग किया जा सकता है. तो यू कैन यूज़ जीरो वर्क या फिर एनएडएन. आप प्रॉपर अपना पर्सनलाइज मैसेज बनाओ, एंड उसके बाद में हमें ये समझना है कि कहाँ पर मेरी ऑडियंस है. बहुत सारी कम्युनिटीज़ में ऑडियंस होती है, वहाँ पर रीच आउट कर सकते हो.
स्कूल कम्युनिटीज़ में रीच आउट कर सकते हो। ईमेल्स तो मैं भेजता ही हूँ बहुत वॉल्यूम में। लिंक्डइन मेरा बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम है, लिंक्डइन पे मैं हाई वॉल्यूम भेजता हूँ। और लिंक्डइन का भी मैंने वो क्रैक कर लिया है, वो एआई एजेंट वाला, कि रिप्लाईज ऑटोमेट हो जाएंगे। तो हेरीज पे अपना जितने भी रिप्लाईज है वो ऑटोमेट हो चुके हैं, सारे रिप्लाईज ऑटोमेशन में जा रहे हैं विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, एंड अपॉइंटमेंट सेटिंग ऑटोमेशन में हो रही है, तो मैसेज जा रहे हैं ऑटोमेशन में, अपॉइंटमेंट सेटिंग भी ऑटोमेशन में हो रही है, एंड देयर इज अ क्लोजर जो बैठ के डील्स को क्लोज कर रहा है। एंड बीच में वो जो एसेट्स जाते हैं वहां पर मैं उनको बता देता हूँ कि यार ये मेरा क्लोजर है, ये बैठेगा कॉल पे, ये वो, जिससे वो वाला जो ट्रस्ट इशू आता है वो भी नहीं आता है। What is working for you on LinkedIn? लिंक्डइन पे इट्स वेरी सिंपल, हमने हे रीच लगा रखा है फॉर रीचिंग आउट टू द ऑडियंस। ठीक है, सो लेट्स से यू हैव कनेक्टेड 20 अकाउंट्स विद हे रीच, तो 20 अकाउंट से हे रीच के थ्रू लोगों को डीएम्स जाने वाले हैं। एंड इन लिंक्डइन इन हे रीच एज वेल यू कैन क्रिएट पर्सनलाइज मैसेजेस। तो आप अपने एन से पर्सनलाइज मैसेज बनाओ एंड लिंक्डइन के थ्रू एक कस्टम वेरिएबल बना के हे रीच के थ्रू आप उनको रीच आउट करो। तो फर्स्ट थिंग, यू आर रीचिंग आउट टू द ऑडियंस ऑन ऑटोमेशन यूजिंग हे रीच। वंस यू हैव रीच आउट टू द ऑडियंस, अब उनके रिप्लाईज आने शुरू होंगे। रिप्लाईज के लिए यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ वेबहुक लगाकर एक एन का वर्क फ्लो बना लो। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रिप्लाईज हैं वो भी हे रीच के थ्रू वो 20 अकाउंट के अंदर में ऑटोमेशन में होते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो सारे लोगों को रिप्लाईज हो रहे हैं। एंड देन देयर इज गोइंग टू बी कि वहां पर वो लोग कॉल स्केड्यूल करेंगे। जैसे ही आपके कॉल स्केड्यूल होंगे, ऑटोमेशन में वो ट्रिगर करेगा एंड उनको ऑटोमेशन में हमारे VSL, हमारे एसेट्स, वो सब जाने शुरू हो जाएंगे। तो वी आर गोइंग टू सेंड देम द VSL, वी आर गोइंग टू सेंड देम कि ये कॉल पे बैठने वाला है, दिस इज द गाय, उसके साथ एक वीडियो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जानी शुरू हो जाएगी। फिर हमारा जो क्लोजर है वो बैठ के उस डील पे जाएगा एंड उस डील को क्लोज करेगा, एंड भाई बढ़िया पैसे आएंगे अकाउंट में। What about Instagram? Instagram पे क्या काम कर रहा है? इंस्टाग्राम पे सेम सिस्टम। इंस्टाग्राम पे वी हैव क्रिएटेड ऑटो IGDM का आउटरीचिंग सिस्टम। ऑटो IGDM इज एक्सपेंसिव, आई अंडरस्टैंड दैट, बट ऑटो IGDM में बस मुझे ये सही लगता है कि क्लाउड बेस्ड है सारी चीज़ें, उसमें मुझे मतलब वो एक्सटेंशन को दबाकर स्क्रीन ओपन करके रखना नहीं पड़ता है। अभी तक मेरे को इसका कोई ऑल्टरनेटिव इतना खास मिला नहीं है, बिकॉज जितने भी ऑल्टरनेटिव है फॉर इंस्टाग्राम आउटरीच उसमें ऐसे खोल के रखना पड़ता है तो वो ब्राउजर विंडो को। तो ऑटो IGDM से हमारे DMs जा रहे हैं, जितने भी DMs के रिप्लाईज आ रहे हैं वो हमने ऑटोमेट कर रखे हैं AI एजेंट से, तो वो सारे ऑटोमेशन में उनको रिप्लाई बैक कर रहा है एंड उनके साथ में कॉल बुक कर रहा है। अभी भी तुम लोग जाके मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजोगे तो वो ऑटोमेशन में तुम्हें रिप्लाई बैक करेगा। एंड इसका रिप्लाई रेट क्या आ रहा है आपको? लिंक्डइन का रिप्लाई रेट और इंस्टाग्राम का रिप्लाई रेट अगर आप बता सकते हो। इंस्टाग्राम का कम है, लिंक्डइन का ज़्यादा है, बिकॉज लिंक्डइन पे हम पहले कनेक्शन भेजते हैं, एक्सेप्ट होने के बाद मैसेज भेजते हैं, और इंस्टाग्राम पे तो वो रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में चला जाता है। बट येस, इंस्टाग्राम से जो लोग आ रहे हैं कॉल्स पे वो क्वालिफाई बहुत अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है तो मेरे को उसके थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है। तो क्वालिटी वाइज इट्स गुड, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स लेस देन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज हायर। अब चलते हैं ईमेल्स पे। ईमेल्स पे हमने अपना मैनी रीच पे लगा रखा है सिस्टम। तो मैनी रीच पे हमारा वही पर्सनलाइज मैसेज क्रिएट करते हैं, मैनी रीच पे भेज रहे हैं कस्टम वेरिएबल्स बना के, वहाँ से हमारे ईमेल्स जा रहे हैं बल्क में। उसके बाद में देयर इज़ 2 ऑप्शन, या तो आप AI एजेंट लगा दो या फिर आप वो इनका एक पावर मोड करके कोई ऑप्शन है, तो उसमें क्या है कि वो खुद ट्रिगर समझ जाएगा कि ये इंटरेस्टेड है, नॉट इंटरेस्टेड है, मे बी लेटर है, किस कैटेगरी में वो रिप्लाई फॉल कर रहा है। अगर वो रिप्लाई इंटरेस्टेड कैटेगरी में फॉल करेगा तो इंटरेस्टेड वाला मैसेज उनके पास पहुंच जाएगा, अगर नॉट इंटरेस्टेड कैटेगरी में फॉल करेगा तो नॉट इंटरेस्टेड वाला मैसेज पहुंच जाएगा। तो इट्स लाइक कि इसको भी आप वैसे ऑटोमेट कर सकते हो। एंड सेम गोज विथ अपॉइंटमेंट सेट होंगे, क्लोजर अपॉइंटमेंट्स लेगा। What about the copy of the email? Is that also automated through AI या उसके लिए आपने कोई राइटर हाँ, हायर वही किया? कॉपी मैंने बताया ना, पर्सनलाइज कॉपी हम बना रहे हैं यूजिंग लाइक जीरो वर्क और NN या make.com में भी बन जाता है। तो वो पर्सनलाइज मतलब उनकी वेबसाइट पे जाएगा, वो बॉट उनकी वेबसाइट से सारी चीज़ों को समझेगा एंड उस हिसाब से एक पर्सनलाइज मैसेज कॉपी बना के देगा। एड से क्लाइंट एक्विजिशन का सिंपल सिस्टम है कि कुछ भी सर्विस बेच रहे हो एड से बेच सकते हो, अगर तुम्हारा प्रूवन है ऑपरेशंस प्रूवन नहीं है, तुम्हें पता है क्लाइंट की रिटेंशन नहीं आ रही, तो ऐड से कभी मत बेचना, बैंकरप्सी आ जाएगी। क्योंकि तुम्हें सेल्स आती नहीं, ऑपरेशन पता नहीं, क्लाइंट के बारे में पता नहीं। अगर प्रूव हो चुका है कि हाँ मैं क्लाइंट की हेल्प कर सकता हूँ, ये रिजल्ट है, ये ऑपरेशन है, टेस्टिमोनियल सब इन प्लेस है, एड्स चला दो। एड्स अच्छा सा प्रॉब्लम जो सोल्यूशन तुम मैसेज में भेज रहे हो तो एड्स के थ्रू कर दो, उससे लीड्स आएंगी, लीड्स को सेम अप्रोच करना है VSL से कर दो, सारे क्वालिफाइंग प्रोसेस लगाकर जूम कॉल पे लाओ, बेचो। दिस इज सेम प्रोसेस विद एड्स। सेकंड, एड्स में चीज़ होती है जो अभी पूछा था किसी ने कि ब्रांड्स कैसे आती हैं। गूगल एड्स चला लो, गूगल एड्स पे ब्रांड और जितने भी बड़े अच्छे कस्टमर्स होते हैं जो 1 सेकंड में पैसे दे सकते हैं, अगर तुम्हारे पास है तो गूगल पे ऐड चलाओ।
जो भी गूगल पे सर्च कर रहा है वो हाईएस्ट इंटेंट है, वो हाईएस्ट इंटेंट है सर्विस लेने के। और जिसको भी काम चाहिए अच्छा, वो कभी अपवर फाइबर से लेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा सरदर्द है अच्छे इंसान को ढूंढने में। अब किसी को एनिमेटेड वीडियो बनवानी है तो सर्च करेगा बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो इन XYZ जगह। अब तुम्हें पता है उस जगह डिमांड ज़्यादा है, वहाँ क्लाइंट हाई टिकट आता है, वहाँ अपना गूगल एड्स चला दो, 100% यू विल गेट वेरी हाई टिकट क्लाइंट्स, मिनिमम 10-20 हज़ार डॉलर की क्लाइंट पकड़ लोगे। एड्स पे इंडिया में चलाओ, बहुत इजीली क्लाइंट मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में चलाओ, यूके में चलाओ, यूएस में थोड़ा हाई कॉस्ट है। एड से किसी को भी क्लाइंट लाना है, कनाडा में बहुत आराम से आएगा, ठीक है, उसका तो ऑस्ट्रेलिया में आएगा बहुत आराम से, उसके बाद तुम्हारा इंडिया में बहुत आराम से आएगा, एंड दुबई में भी आ जाएगा। बट दुबई टारगेट मार्केट इज वेरी स्मॉल। अगर मैं तुम्हें एक अजम्पशन दूं, लोग सोचते हैं दुबई दुबई दुबई, दुबई की पॉपुलेशन नोएडा से भी कम है, दिल्ली तो तुम छोड़ दो। तो नोएडा एक शहर है जो दिल्ली से 1/10 है, उससे भी छोटा दुबई है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो इतनी छोटी मार्केट है, अगर तुम्हें कुछ बेचना है तो तुम बहुत लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड और यहाँ बैठे हुए हैं। तो लोगों को लगता है बहुत पैसा है, बट इट इज़ वेरी स्मॉल मार्केट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कि लोग ही कम है तो मार्केट कहाँ से बड़ी हो जाएगी। तो यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट बहुत बड़ी है, यूके की मार्केट बहुत मेच्योर्ड है। दिस इज अ न्यू डेवलप मार्केट। यहाँ पर लोग आके इसलिए ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि मार्केट अभी ग्रो कर रही है, उसके साथ तुम ग्रो कर सकते हो। तो अल्टीमेटली 5 साल बाद यू विल हैव अ बिगर नेटवर्क, जहाँ तुम कुछ भी बेचोगे, तुम्हें तुम्हें कोई ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, तुम एक मैसेज पर कुछ भी बेच सकते हो, तो तुम्हारा नेटवर्क इतना अच्छा बन जाएगा। तो यहाँ बिजनेस इज मोर ऑफ नेटवर्क, या 99% बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे मिलता है कि हाँ भाई तुम कुछ चीज़ करते हो, उसने बोला हाँ भाई ये बंदा करता है, इससे बात कर लो, बस यही बिजनेस है यहाँ। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी एड्स वैड्स की जरूरत है ही नहीं, घुसना मार्केट में, तुम एड्स चला कुछ भी सर्विस बेचनी स्टार्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर कल्चर इज, लोगों को मिलना बहुत पसंद है एक दूसरे से, क्योंकि छोटी सोसाइटी है, और रेफरेंस बहुत पसंद है कि हाँ भाई तुम उसको जानते हो, उसको जानते हो, ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो एड्स के थ्रू फनलिंग कर सकते हो। So for John T, my question is, if someone wants to scale their agency from $0 to $10,000, can you tell me the exact cold email setup they need and how they can go about it? तो आई से कि जो चेतन ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी ना, कि सिर्फ कोल्ड ईमेल काम नहीं करेगा, क्योंकि कुछ क्रेडिबिलिटी चाहिए। तो अपना वेबसाइट, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर लो, क्योंकि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में ये देखा है कि किसी ने भी अगर कोल्ड ईमेल का रिप्लाई किया ना, तो उन्होंने गूगल ज़रूर किया है, या तो वो कंपनी के बारे में, या मेरे बारे में, या किसी चीज़ के बारे में। तो उससे उसको पता चलता है कि ठीक है ये बंदा है और ये लोग ये करते हैं, राइट। तो उसके लिए एक और बेटर वे वुड बी कि आप लूम्स भेजो फर्स्ट ईमेल में ही, राइट। और लूम के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्केल करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप 10 ईमेल्स भी लोगे, राइट, और आप लूम आउटरीच करोगे, तो यू विल इजली बुक लाइक 3 to 5 कॉल्स एवरी डे, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा कोल्ड ईमेल सॉफ्टवेयर बढ़ रहे हैं, जितने अच्छे चेतन भाई और प्रतीक भाई जैसे भेजने वाले लोग बढ़ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है ना, कि जो प्रॉस्पेक्ट भी है ना, उन्हें भी एक डाउट है कि क्या ये कोल्ड ईमेल है या फिर ये पर्सनलाइज्ड ईमेल है। क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास पहले सारे कोल्ड ईमेल आ रहे थे, पर अब 10 में से 5 पर्सनलाइज्ड हैं, तो वो थोड़ा सा तो साउंड वैसा कर रहा है, तो एक पैटर्न रिकग्नाइज हो जाता है। पर अगर आप वीडियो या फिर एनी सॉर्ट ऑफ सेल्स एसेट भेजोगे, तो इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी गिविंग वैल्यू फर्स्ट एंड देन रिसीविंग, राइट। तो आप कोल्ड ईमेल इंफ्रास्ट्रक्चर 50 ईमेल के बजाय 10 ईमेल बनाओ, उनको वीडियो या फिर सेल्स एसेट भेजो, और फिर उससे फिर कॉल्स बुक करो। एंड रादर देन ये सोचना कि कितना ईमेल्स हमने भेजने, ये ट्रैक करो कि कितनी कॉल्स हमें चाहिए जिससे हम वो 10 के पहुंच सकते हैं। अगर मेरा टिकट साइज 2K है तो मुझे 5 क्लाइंट्स चाहिए। अगर मेरा 30% क्लोज रेट है तो मुझे लगभग 15 कॉल्स चाहिए, राइट। तो मैं अब 15 कॉल्स को ही अब टारगेट करूँगा कि मेरे पास 15 हाईली इंटरेस्टेड कॉल्स कैसे बुक हो सकती, राइट। एंड देन उसके हिसाब से सोचूंगा कि अगर मैंने एक मास आउटरीच किया है तो उसमें मेरे पास कितनी कॉल्स बुक आई, उसके हिसाब से मुझे 15 के लिए कितने चाहिए होंगे। एंड देन यू डू बैकवर्ड्स ट्रैकिंग कि हर एक चीज़ कैसे काम कर रही है, और फिर उसके हिसाब से आप स्केल कर सकते हो when you want to go upwards of 10K. Yeah, this is the exact infrastructure I am following in my agency right now. पहले हम लोग मास आउटरीच वगैरह कर रहे थे, बट अभी हम लोग सिर्फ पर्सनलाइज्ड लूम्स भेज रहे हैं। वी आर सेंडिंग 50 लूम्स पर डे टू आवर टारगेट ऑडियंस, एंड इफ़ यू सी हमारा जो 100, अगर हम 100 लूम्स भेजता है
तो वी गेट अराउंड 40 to 50 व्यूज, उसमें से 10 to 15 पॉजिटिव रिप्लाईज एंड 5 कॉल्स बुक हो जाती है। ये मैं बेस्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस 3 or 4 कॉल्स। बट फिर भी इफ यू आर डूइंग दिस, कि you start with Gmail, you go to multiple Gmails, you return back to single Gmail। ठीक है, कि once you scale up आपको समझ में आ जाता है कि मास्क करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंगल भी भेजूंगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, यही आपको माइंडसेट रहता है। शुरू में पैसे नहीं होते, सिंगल जीमेल से चालू करते हो, पैसे आते, मास्क पे जाते हो, नीज डाउन हो जाते हो, ज़्यादा लोग बचते नहीं हैं, फिर वापस सिंगल जीमेल पे आ जाते हो। अनदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज केपीआईज, क्योंकि बहुत सारे लोग कोल्ड आउटरीच भी करना स्टार्ट कर देते हैं, बट वो लोग उसको सिस्टमैटिकली नहीं करते। सो जॉन्टी, आई वांट यू टू टॉक अबाउट कि एक सिस्टम कैसे बिल्ड करे कोल्ड आउटरीच के लिए, एंड केपीआईज क्या क्या जरूरी है ट्रैक करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स सपोज यू सेंड 1000 ईमेल्स, ओपन रेट ट्रैकिंग मत करना कभी भी। ठीक है, स्पैम में जाएंगे। यू ट्रैक रिप्लाई रेट्स, reply rate should be about 4 to 5% in this market where you are personalizing everything. ठीक है, it is at least what I have seen is an average what I see, 4 to 5%, and then based on that 1 to 2% should be your interest rate. ठीक है, interested rate from that 4 to 5%, और फिर उसके बाद it boils down to कि उसके 30% you will ultimately book calls। तो our number would be कि 1000 emails with 50 replies, and then उसका which is 5%, तो उसका 1 to 2% call, 1 to 2% interested would be 10 to 20 people, right? And then उनमें से call booking would be 1/3, तो considering 10 तो आप 3 call book करोगे। This is a very realistic what I have seen on an average in last 6 months I have achieved। एंड ब्रो, हाउ डज योर प्री कॉल सीक्वेंस लुक्स लाइक? लेट्स से कि किसी ने कॉल बुक कर लिया, तो आपका कॉल से पहले उनको जो VSL जा रहा है या मेल जा रहा है, हाउ डज दैट लुक लाइक? तो मेरा प्री कॉल सीक्वेंस ये रहता है कि जैसे ही किसी ने अपॉइंटमेंट सेट किया है, तुरंत उसको कंफर्मेशन ईमेल पे एक डिटेल ऑफ द सर्विस चला जाएगा कि व्हाट वी आर गुड एट एंड हम क्या ऑफर करेंगे। तो तुरंत इन द कंफर्मेशन ईमेल ही वो चला जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसने कंफर्मेशन ईमेल देखा, उसके बाद में हमारे फॉलोअप वाले ईमेल्स जाते हैं कि हमारी ये कॉल्स आपकी होने वाली है। तो एवरी सिंगल फॉलोअप ईमेल जो हमारा जाता है, ठीक है, कि आपकी कॉल आने वाली है, कॉल आने वाली है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये पॉपअप नहीं होता है कि कॉल आने वाली है, हम उसमें एक अपना एसेट डाल देते हैं कि बिफोर गेटिंग ऑन अ कॉल इफ यू कैन वॉच दिस वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी अ माइंडसेट शिफ्ट या समथिंग, और इसमें मैंने एक वीडियो लिंक डाल दिया। ठीक है, और उसके नीचे वही सिंपल फॉलोअप, जैसे वो जो टाइडी कॉल ऑटोमेशन में भेजता है ना, फॉलोअप्स भेजता है ना, तो कैलेंडली भी भेजता है ऑटोमेशन में, तो वो सब फॉलोअप्स हम खाली नहीं भेजते हैं। वो सारे फॉलोअप्स में मैंने ईमेल्स में अपनी वो लगा रखी है, या तो एक वीडियो डाल दी है, फर्स्ट वाले कंफर्मेशन ईमेल में BSLs डाल दिए हैं, उसके बाद में जो एकदम कॉल बुकिंग से 1 घंटे पहले जाता है ना, उसमें कौन कॉल लेने वाला है उसके साथ में एक इंटरव्यू बना के डाल दिया है कि यार दिस इज द गाय हु इज गोइंग टू टेक द कॉल विथ यू, आई एम चेतन, आई एम गोइंग टू बी आई एम द फाउंडर, but he is from my team, he is going to be on the call with you, and if there is anything you want to know from me, I would jump on a call right away, no worries on that, ऐसा something like that कि भाई मैं आ जाऊंगा लेकिन कॉल पे ये जाने वाला है, तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे। तो मतलब मैं क्या करता हूँ कि उनको कॉल पे आने से पहले जितने भी फॉलोअप्स जाएंगे, हर फॉलोअप पे कुछ ना कुछ भेज के उनको रेडी कर देता हूँ कॉल पे आने के लिए, जिससे वो कॉल पे अगर मेरा कोई क्लोजर जाके बैठता है तो उनको दिक्कत नहीं होती है कोई भी, उनको पता है कि ये क्लोजर आएगा, ये चेतन की टीम से, चेतन ये ऑफर करता है, इसका ये BSL है। और एक मैं उनको जो फॉलोअप रहता है उसमें अपनी केस स्टडीज एंड टेस्टिमोनियल्स की पूरी लिस्ट भेज देता हूँ कि भाई ये देखो, ये हमारी सारी केस स्टडीज हैं, ये हमारे सारे रिजल्ट्स हमने जो प्रोड्यूस किए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यार यही चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी फॉलोअप खाली नहीं जाएगा। एंड व्हाट इज द डिफरेंस यू हैव सीन इन द शो अप रेट, जो जब आप पहले ये नहीं कर रहे थे और जब आपने ये इंक्लूड करना स्टार्ट किया? तो शो अप रेट में इतना डिफरेंस मैं नहीं कहूंगा, शो अप रेट तो उल्टा कम ही हुआ है। ठीक है, शो अप रेट, लेकिन क्वालिफाइड, अल्टीमेट क्वालिफाइड, मतलब अल्टीमेट, मतलब ऐसा लगता है कि यार बंदा कॉल पे बैठा है बस खरीदने के लिए, बैठा ही है कॉल पे कि यार चेतन ले मेरे पैसे और मेरा काम करके दे, क्योंकि उसके सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं। दे डोंट, मतलब उनको वो कुछ पूछते ही नहीं है, उनके कुछ 1-2 डाउट्स होते हैं, वो पूछता है मेरे से और बस मुझे बोलता है यार आई लाइक द प्रोडक्ट, आई लाइक व्हाट यू डू, आई लाइक यू गाइज, लाइक टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप्स। तो मैं उसको बताता हूँ यार दीज आर द नेक्स्ट स्टेप्स, एंड हियर इज हाउ वी गो। एंड उसके बाद में मैं कॉल पे नहीं बैठता हूँ ना, मैंने हर एसेक्स बना रखे, बट आई एम नॉट द कॉल।
तो मेरा अथॉरिटी उस बंदे के सामने बहुत हाई हो जाता है। तो समटाइम्स जब क्लोजिंग में दिक्कत आ रही है तो क्लोजर ये बोलता है कि यार इफ यू वांट आई कैन कॉल चेतन राइट अवे एंड आस्क हिम इफ ही हैव टाइम, वो अभी कॉल पे ज्वाइन करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो जब मैं कॉल पे ज्वाइन करता हूँ ना, वो ऑरा ही चेंज हो जाता है मीटिंग का ना, मतलब वैसा हमने अपना वो बना रखा है। मतलब अभी तुम मेरी वेबसाइट पे जाना, मेरी वेबसाइट पे अभी coldoutreachagency.com, दिस इज द न्यू वेबसाइट जो हमारी कोल्ड आउटरीचिंग की है। डोमेन पसंद आया ना, coldoutreachagency.com, बढ़िया एकदम सीधा। तो इस पे तुम देखना, इसमें मैंने टीम मेंबर्स में अपने सारे टीम मेंबर्स डाल रखे हैं, और एकदम ऊपर एक प्ले बटन है, उसमें प्ले बटन में क्लिक करोगे तो देयर इज अ वीडियो जो पॉपअप होगा। तो मतलब मैंने हर एसेट्स को बहुत सॉलिड रख रखा है, इसलिए मेरे कोल्ड आउटरीच वार्म आउटरीच की तरह होती है। मैं भेज तो रहा हूँ कोल्ड मैसेजेस, लेकिन मेरे इतने सॉलिड मैंने प्रूफ रख रखे हैं कि वो ऑटोमेटिक वार्म हो जाते हैं। काफ़ी सही सिस्टम है। हम लोग भी सारी केस स्टडीज़ और सब कुछ पहले ही दे देते हैं, पर कुछ पोस्ट कॉल का है क्या जो लेट्स सपोज कि क्वालिफाइड नहीं था या फिर राइट फिट नहीं था अभी के लिए, या फिर उस पैसे नहीं थे, तो डू यू हैव लाइक अ पोस्ट कॉल सीक्वेंस एज वेल? हाँ, मैंने क्या कर रखा है, मैंने लूम वीडियोस बना रखी है फॉर एवरी सिंगल प्रोस्पेक्ट। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, मे बी लेटर, और एक तो ऐसे रहेंगे कि जो जिनको पता ही नहीं है कि नीश क्या है क्या नहीं है। तो हर बंदे के लिए देयर इज अ लूम वीडियो। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड तो मैं उनको बोल देता हूँ कि नो वरीज, लाइक आई नो यू लव द प्रोडक्ट but this is not the right time to go ahead with this, but I know you already have some referrals in your mind जो अभी तुम्हारे माइंड में आ चुके हैं, and I can definitely help them because you know the service is good but this is not for you at the moment, so would you like to give me some referrals? तो ये एक अपना वो रहता है कि जो नॉट इंटरेस्टेड लोग हैं, जो अपने मे बी लेटर वाले लोग हैं, तो वो मे बी लेटर वाले लोगों को हम ऐसे भेजते हैं कि यार आई कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर यू, ठीक है, इफ देर इज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सर्विस यू कैन लेट मी नो, एंड इफ नॉट कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू थिंक वुड बी द बेस्ट टाइम व्हेन वी कैन गेट स्टार्टेड। तो ये हम मे बी लेटर, तो इस तरीके से मतलब मैं उन लोगों को ना, मतलब सब ऑटोमेटेड है, मुझे कुछ भेजना नहीं है, मैंने बस वीडियोस बना दी हैं और अपनी पाइपलाइन सेट है। तो अगर वो इंटरेस्टेड कैटेगरी में जाएगा तो इंटरेस्टेड चले जाएंगे, नॉट इंटरेस्टेड में जाएगा तो नॉट इंटरेस्टेड वाले चले जाएंगे, मे बी लेटर में जाएगा तो मे बी लेटर वाले चले जाएंगे। तो सेल्स पे आता है। अनदर प्रॉब्लम मोस्ट पीपल फेस इज सेल्स, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ डूइंग सेल्स, और बिगिनर्स की तो फटती है सेल्स कॉल में जाने की। मेरे को भी याद है जब मैंने मेरा पहला सेल्स कॉल किया था, मैं तो काँप रहा था उसमें, मेरी इतनी फट गई थी, पसीने आ रहे थे मुझे। तो व्हाट आर योर एडवाइस फॉर समवन हु इज गेटिंग स्टार्टेड, एंड इंटरमीडिएट के लिए क्या एडवाइस रहेगा कि वो सेल्स में बेटर कैसे हो सकता है? यार मेरे को तो लगता है कि एज ए ह्यूमन देखो हर एक आदमी को, एंड मोर ऑफ ये देखो कि मैं उसको बेचने नहीं, कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। मैंने जो अपनी एक्चुअल में पहली सेल्स कॉल की थी जो रेफरल से नहीं मिला था मुझे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने वो ईमेल काफ़ी ज़्यादा वैल्यू पैक लिखा था, उस इंटेंट से लिखा था कि ये सही चीज़ें अगर वो बिना मेरे साथ काम किए एग्जीक्यूट कर सकता है तो उसको फ़ायदा होगा। सेल्स कॉल इज़ जस्ट दैट, आप अपना उनको वैल्यू प्रॉमिस कर रहे हो जिसके बदले वो आपको पैसे प्रॉमिस कर रहे हैं, राइट? तो आप जितनी वैल्यू दे सकते हो, जितना ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो ना अपनी सर्विस के बारे में, ठीक है। चेतन भाई को ये सारी चीज़ें अलग क्यों करती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है कोल्ड आउटरीच के लिए, तो वो पैशन ना हमेशा एक्सप्रेस होगा, ठीक है। कोई दूसरा बंदा है तो उसका पैशन एक्सप्रेस होगा, राइट? और वो जो पैशन एक्सप्रेस होता है ना, वो सामने वाला समझ जाता है ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। अगर ये पैशनेट है तो इसकी टीम कल को काम नहीं करेगी तो ये ज़रूर करेगा, ठीक है। तो मेरा जो पैसा है वो इस पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इट इज़ लाइक कि सेल्स कॉल इज यू शोकेसिंग योर पैशन एंड सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट दे हैव, दैट्स इट। तो कोई नर्वस होने की बात नहीं है, ऐसा सोचो ही मत कि मैं कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ वहाँ पे। ये सोचो कि मुझे अभी और 10-20 कॉल्स लगेंगे क्लोज होने में, उससे पहले हो गए तो मैं बहुत अच्छा हूँ, बट मेरे को लगेंगे वो समय, तब तक मैं बस सीख रहा हूँ हर एक कॉल के बाद। तो जो चीज़ अभी जॉन्टी भाई ने बताई ना कि वो तुम पे पैसा लगा रहा है, तुम्हारी सर्विसेज से, तुम्हारी कंपनी से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसे 10 कंपनी, हज़ारों कंपनीज है, वो बंदा पसंद आ जाता है लोगों को ना, वो बंदे पे पैसे लगाते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इन सेल्स कॉल कि यार वो तुम पे पैसे लगा रहा है, तुम उसको अपनी सर्विसेज, अपनी कंपनी की अथॉरिटी दिखा के तुम्हें इतना फायदा नहीं मिलेगा जितना तुम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, तुम कितने प्रेजेंटेबल हो।
दूसरी चीज ये है कि यार बिफोर गेटिंग ऑन द सेल्स कॉल अपने माइंडसेट को प्रिपेयर कर लो कि ये बंदा तो क्लोज्ड है, दिस गाय इज ऑलरेडी क्लोज्ड, ठीक है, तुम बस जा रहे हो अपना ड्यूटी कर रहे हो, वो बंदा क्लोज्ड है। तुम अपने पूरे सेल्स कॉल पे डेस्परेट कहीं नहीं दिखने चाहिए, यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द गाय इज ऑलरेडी क्लोज्ड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इन सेल्स कॉल अंडरस्टैंड टू थिंग, नेवर आस्क्स देम यस और नो, ठीक है, हमेशा प्रोसीड कर दो, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को लग रहा है कि कॉल इज इन माय हैंड और वो कॉल सही जा रही है, तो मैं उससे पूछूंगा नहीं कि शुड आई सेंड यू द लिंक या ये वो ऐसे करके नहीं, आई एम जस्ट सेंडिंग यू द लिंक इन द कमेंट इन द चैट सेक्शन, कैन यू प्लीज चेक दैट आउट इफ दैट इज वर्किंग। मतलब डायरेक्टली, मतलब तुम समझ जाओ कि कॉल डन है, जस्ट पेमेंट उठाना है और बात खत्म। एंड इफ यू थिंक अबाउट रीस्केड्यूलिंग द कॉल, तो उससे मत पूछो व्हाट इज द राइट टाइम, गिव देम अ टाइम कि टुमारो 3 PM एंड 5 PM वर्क्स फॉर मी, व्हाट डू यू थिंक वुड बी बेटर। तो 3 या 5 या फिर कल का कोई टाइम तुम्हें बताएंगे, ठीक है। तो हमेशा कॉल को अपने हाथ में लीड करके चलना है तुम्हें, देन यू विल बी अ गुड सेल्स पर्सन। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी मतलब साइकोलॉजिकल चीज़ें हो गई हैं, जहाँ पर मतलब तुम अपने कंट्रोल में सेल्स कॉल लेकर जा रहे हो। जैसे कि अभी जॉन्टी भाई ने बताया कि यार जॉन्टी भाई क्या करते हैं, थोड़ा सा सीखने के पर्पज से जाते हैं, क्यूरियोसिटी के साथ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड अप्रोच। लेकिन मेरा अप्रोच अभी ऐसा हो गया है कि मैं तो भाई क्लोज करने जा रहा हूँ, आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड द गाय इज ऑलरेडी क्लोज, आई जस्ट सिट ऑन अ कॉल, उनको चीज़ें बताता हूँ एंड बस मैं प्रोसीड कर देता हूँ, उनको पता ही नहीं होता है कि वो कब बेच के चला गया। Yeah, I completely agree, bro. I think you should go with the mindset of I am a problem solver. कि भाई इसको कुछ पेन है और उसकी दवाई मेरे पास है, मैं उसको वो दवाई देने वाला हूँ और वो ठीक होने वाला है। If you go with this mindset, you are not selling, but you are helping him out. मेरा डेफिनेशन सारी चीज़ों को लेके इतना बदल गया है पिछले कुछ महीनों में, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था ऑन हाउ यूएस के टॉप एजेंसीज आर डूइंग द सेल्स कॉल। तो मैंने 1-2 सेल्स कॉल ऐसे बुक कर दी एंड आई वेंट ऑन द सेल्स कॉल, and the way those guys were speaking with the confidence and the level of certainty, मतलब मैं बोल रहा था भाई मेरे को अपने सर्विस पे इतना भरोसा नहीं है, बट उनको मतलब दे आर कन्विंस्ड कि दे कैन हेल्प मी। So if you can have that type of conviction, that will come with experience and that will come with a solution oriented mindset कि तुम एक्चुअल में अपने क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अगर तुम वीडियो एडिट कर रहे हो या कंटेंट डाल रहे हो उनके यूट्यूब पे तो नहीं चलेगा, बट इफ यू कुड गेट द सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम, आपका कॉल पे जाने का माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग इज रेपुटेशन भाई, क्योंकि पहली बार जब आप सेल्स कॉल पे जा रहे हो तो यू आर अ ह्यूमन, व्हेन यू मीट अनदर ह्यूमन बीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप रूम फुल ऑफ लोगों में जा रहे हो पहली बार, 50 लोगों में जाके आपको स्टेज पे बात करनी है, फटेगी, आपका नर्वस सिस्टम है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। ओवर टाइम विद रेपुटेशन यू विल गेट बेटर एट इट। सो पहले 20-30 सेल्स कॉल में ये सोच के जाओ कि मैं सीख रहा हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ एज अ पर्सन। मेरा जो पहला पॉडकास्ट था उसमें मेरी फट के हाथ में आ गई थी। ओवर टाइम जितना मैंने पॉडकास्ट किया आई गॉट बेटर। सारी चीज़ें मेरी ऐसी हुई है लाइफ में, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम अ पर्सन हुज लर्निंग एंड गेटिंग बेटर। ये माइंडसेट से अगर आप चल रहे हो तो you will go a long way. Now, another problem people face is team building, and this is a universal problem, guys. क्योंकि जितने भी एजेंसी ओनर से मैं बात कर रहा हूँ, दे लाइक टैलेंट नहीं है, एंड जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, दे लगा रहे जॉब ही नहीं है मार्केट में। So let's break it down for people who are starting and who want to scale their business कि how can they build a team, and मैं और स्टेप आगे जाना चाहता हूँ कि do they need to build a team right now, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें AI टूल से ऑटोमेट हो सकती है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू ब्रेक डाउन कि किस किस चीज़ के लिए टीम की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ें ऑटोमेट हो सकती है, एंड वॉट थिंग्स शुड दे लुक इन पीपल व्हेन दे हायर, वॉट इज अ टाइम फ्रेम दे हैव टू गिव टू दोस पीपल। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे एजेंसी ओनर्स हायर कर लेते हैं 1 महीने के लिए, अगले मंथ फायर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि किस लिए हायर किया है, इंटेंशनल हायरिंग क्या होती है। ये सब चीज़ों में थोड़ा डिटेल में बात करता है। फॉर मी, मेरे लिए ऐसा रहता है कि हायर फास्ट फायर फास्ट। मेरा सिंपल प्रोसेस ये रहता है कि यार आई विल हायर मोर पीपल। ये चीज़ मैंने पहले जॉन्टी के साथ भी डिस्कस की थी, उसको भी बताया था कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ज़्यादा लोगों को हायर करूँगा, ठीक है। आई विल कीप द एक्सपेक्टेशन लो, ठीक है, एंड मैं उनको अच्छे से काम देता हूँ, लाइक आई गिव देम द वर्क, एंड फिर मैं उनमें से चूज़ करता हूँ कि हु इज़ वर्किंग गुड फॉर मी, ठीक है। ये हर एक बिगिनर फ्रीलांसर जो एजेंसी में आ रहा है या फिर एजेंसी ओनर्स के लिए बहुत सही काम करेगा कि व्हाट यू कैन डू कि आप एक वो निकाल दो, क्या कहते हैं, इंटर्नशिप यू कैन से। आप इंटर्नशिप निकालो एंड इंटर्नशिप में हायर पीपल जितना हो सके, लाइक 5-6 लोगों को हायर करो एंड फिर उनको आपस में भिड़ाओ
एंड देन यू विल फिगर आउट कि कौन से 2-3 लोग हैं जो अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, तुम उनको हायर कर सकते हो. दिस इज अ स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स. अगर तुम थोड़ा सा अपर लेवल में जाओगे तो तुम इंटर्न्स को हायर नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अच्छा एडिटर इंटर्न नहीं वर्क के लिए अप्लाई करेगा. तो देयर ऑल्सो यू कैन डू समथिंग सिमिलर, जहां पर आप सामने वाले को बोल सकते हो कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू डू अ 3 months कॉन्ट्रैक्ट. इफ यू मतलब इफ यू आर अ गुड फिट फॉर माई कंपनी, देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर फॉर अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. तो हम क्या करते हैं कि हम ज्यादा लोगों को हायर करेंगे एंड फिर नैरो डाउन करेंगे, तो मुझे क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और मैं अब चूज कर पाता हूँ, मतलब रेदर देन कि मैं चूजिंग मेरे हाथ में रहती है कि आई कैन चूज समबडी. द सेकेंड थिंग इज कि हायरिंग एक ऐसी चीज है जो हमेशा इनेबल रखो. अगर तुम्हारी एजेंसी में काम की जरूरत है, जैसे आप क्या कर सकते हो कि हायरिंग का प्रोसेस चलते रहना चाहिए. अगर आपको लोग अभी नहीं चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप नेक्स्ट मंथ का काम दे दो, नेक्स्ट मंथ का टाइम दे दो, ऑफर लेटर बाद में भेजो. लेकिन हायरिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कब कौन सा बंदा तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा और जो तुम्हारी कंपनी को स्केल कर देगा. बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट टैलेंट. एजेंसी इज ऑल अबाउट टैलेंट एंड मैन पावर, कि कितने बढ़िया लोग तुम उठा सकते हो, कितना बढ़िया तुम आउटपुट दे सकते हो, क्योंकि तुम तो खुद कुछ कर नहीं रहे हो भाई. हमारा काम तो भाई क्लोजिंग का है. जितना भी डिलीवरी है वो तो टीम ही कर रही है. तो अगर टीम सॉलिड नहीं है तो डिलीवरी अच्छी नहीं होगी. तो number 1, hire fast, fire fast. Number 2, hiring is a continuous process. Hire good talent. And number 3 is when you feel कि अब आपसे काम नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे पास काम है, then only start hiring. एकदम फर्स्ट डे से हायरिंग स्टार्ट मत करो. अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे लोगों की जरूरत है, तभी हायरिंग स्टार्ट करो. एंड एक बार में ज्यादा लोग को भी मत करो, 1-2 इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट करो. बट या हायरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एजेंसी ओनर. हायरिंग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आज मेरी टीम नहीं है ना, तो मैं कुछ नहीं हूँ भाई. मैं पूरे दिन मैक्सिमम काम मेरी टीम करती है, मैक्सिमम क्लाइंट डिलीवरी मेरी टीम करती है. मेरा काम तो खाली नए बिजनेसेस को लेकर आना है, मेरे को बिजनेस में पैसा लेकर आना इज माई ड्यूटी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरी सिंगल थिंग इज डन बाय माई टीम. अगर माई टीम इज नॉट देयर तो मैं एक तरीके से हैंडीकैप हो जाऊंगा. तो मेरे को टीम चाहिए, और टीम के बिना शायद मैं अपनी एजेंसी को यहाँ नहीं पहुंचा पाता.